इस सीरीज के स्टार्ट में हमें एक जंग का मैदान दिखाया जाता है। वहाँ डेमन्स की एक बड़ी फोर्स मौजूद होती है। उनका लीडर अपने साथियों से कहता है, ऑपोजिट टीम के लीडर मिस्टर यूशन से कहो कि वो फ्लावर ऑफ गॉड्स की हिफाजत करे। अगर उसे कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस जंग के मैदान में जमीन के नीचे से दो रेड चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। तभी जमीन पर एक ब्लास्ट होता है और जमीन में से एक लड़का निकलकर बाहर आ जाता है। ये वही शख्स मिस्टर यर्शन होता है। उसे देखकर डेमन की फोर्स का लीडर उन सबको उसे मारने के लिए कहता है और तभी सब मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लड़ाई के दौरान डेमन्स की टीम का लीडर मारा जाता है। ये देखकर डेमन्स की फोर्स के बाकी लोग भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो मिस्टर यूशन को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान हम मिस्टर यूशन की पावर्स को देखते हैं। यूशन अपनी मैजिकल स्वॉर्ड के साथ डेमन्स और उनके साथियों पर अटैक कर रहा होता है। मिस्टर यूशन की पावर्स को देखते हुए ऑपोजिट टीम का एक शख्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो। यूशन के चेहरे पर नकाब होता है। वो बिना कुछ बताए फिर से लड़ने लगता है। तभी हर तरफ शोर मच जाता है कि मिस्टर जेशा मारा जा चुका है। उसके मरने की खबर सुनकर एक बड़ा सा डेमन अपने साथियों से कहता है कि हम मजीद की लड़ाई जारी नहीं रख सकते, हमारा लीडर मारा जा चुका है। इसके साथ ही सब डेमन्स अपनी हार मानते हुए यूशन से कहते हैं कि हमें मत मारो। फिर हम मिस्टर यूशन की फोर्स को देखते हैं। उसका एक साथी अपनी एक फाइटर लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि ये जीशा की कोई चाल लगती है। डेमन्स की फोर्स इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, और इसके साथ ही वो अपनी फोर्स को अटैक करने के लिए कहती है। फिर वो लड़की अपने घोड़े पर बैठकर अपनी फोर्स के आगे खड़े मिस्टर यूशन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन करीब जाने पर उसे पता चलता है कि वो मिस्टर यूशन नहीं है, बल्कि उसने अपनी जगह किसी को बिठाया हुआ। लड़की उस शख्स से मिस्टर यूशन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो इस वक्त एक जगह पर आराम कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की बहुत गुस्सा होती है और मिस्टर यूशन की तरफ बढ़ने लगती है। फिर मंजिल बदलता है। हम मिस्टर यूशन को एक दरख्त पर सोए हुए देखते हैं। वो लड़की मिस्टर यूशन को ढूंढते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मिस्टर यूशन उस लड़की की आवाज से दरख्त से नीचे गिर जाता है। वो लड़की मिस्टर यूशन से कहती है कि डेमन्स की फोर्स ने ये फाइट विथड्रॉ कर दी है। आप हमें गाइड करें कि हम उन पर अटैक करें या इस लड़ाई को छोड़ दें। जिस पर मिस्टर यूशन उन पर दोबारा से अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। फिर वो लड़की दोबारा अपनी फोर्स के पास जाती है और उन्हें मिस्टर यूशन का ऑर्डर बताती है। ये सुनकर वहाँ एक फाइटर अपनी फोर्स के साथ एक बार फिर से डेमन की फोर्स पर अटैक करने के लिए कहता है और इसके साथ ही एक बड़ी सी फोर्स जंग के मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हम मिस्टर यूशन को देखते हैं, फ्लावर ऑफ गॉड्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर मंजिल बदलता है। हम एक बार फिर से जंग का मैदान देखते हैं। डेमन्स यूशन की फोर्स को अटैक करते हुए देखकर अपनी जान बचाने की कोशिशों में लग जाते हैं। इस फाइट के दौरान बहुत से डेमन्स मारे जाते हैं और कुछ डेमन्स को कैद कर लिया जाता है। ये लड़ाई मिस्टर यूशन की फोर्स जीत जाती है। फिर मिस्टर यूशन के आदमी एक तरफ डेमन्स के लीडर्स की एक गार्ड को एक तरफ भागते हुए देखते हैं। उनके साथ उनके कुछ साथी भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे होते हैं। यूशन की फाइटर्स उन्हें देखकर उन पर अटैक कर देते हैं और इस लड़ाई के दौरान उन्हें एक कॉर्ट में से एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है। फिर हम दोबारा से जंग का मैदान देखते हैं। वहां पर मिस्टर यूशन की फोर्स डेमन्स को अपना कैदी बना रही होती है। मंजिल बदलता है। हम मिस्टर यूशन के कैंप को देखते हैं। यूशन अपने एक साथी से बात कर रहा होता है। तभी उसका एक साथी एक कपड़े के बड़े से बैग के साथ उसके कैंप में दाखिल होता है और वो मिस्टर यूशन के सामने उस बैग को खोलता है। यूशन उसमें से एक खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। वो लड़की
डेमंस की फैमिली की थर्ड प्रिंसेस होती है। यूशिन उसे देखकर अपने साथी को वहां से जाने के लिए कहता है और उस लड़की के पास आकर उसे उठाकर कुर्सी पर बिठा देता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। मिस्टर यूशिन उस लड़की को देखकर एक दफा फिर से फ्लावर्स ऑफ गॉड के बारे में सोचने लगता है। फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारा ड्रेस यकीनन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। यूशिन प्रिंसेस की तारीफ करने लगता है और खुद ही उससे बातें करते हुए उसे कहता है कि तुम यकीनन डेमंस के लीडर की बीवी हो। वो अपने साथी से कहता है कि हम इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बहुत से लोग डेमंस की ब्यूटी बहुत महंगे दामों खरीदने पर राजी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो खूबसूरत शहजादी कुछ छुपाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यूशिन की वही फाइटर साथी उसके कैंप की तरफ बढ़ने लगती है। तभी यूशिन ने जिस शख्स को अपने कैंप के बाहर खड़ा करने के लिए कहा होता है वो उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस लड़की को अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो उस गार्ड को पीछे की तरफ धकेलते हुए मिस्टर यूशिन के कैंप की तरफ बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर यूशिन और उसका साथी प्रिंसेस के सामने झुककर उससे एक्सक्यूज कर रहा होता है। तभी उसकी साथी फाइटर लड़की कैंप में दाखिल होती है और उसे देखकर वो मिस्टर यूशिन पर गुस्सा करने लगती है। इस दौरान वो मिस्टर यूशिन पर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर रही होती है, जिससे मिस्टर यूशिन अपने आप को बचा रहा होता है और साथ ही साथ वो उसे बता रहा होता है कि तुम गलत समझ रही हो। ये लड़की डेमंस की रॉयल फैमिली की मेंबर है, मैं इसे सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो लड़की भी ये देखकर रोने लगती है। इस लड़ाई के दौरान वो प्रिंसेस उन दोनों को बताती है कि वो डेमंस की फैमिली की तीसरी प्रिंसेस। वो हैरान होते हैं कि इस लड़ाई के दौरान आखिर वो प्रिंसेस जंग में क्या कर रही है। तभी यूशिन की साथी फाइटर लड़की मिस्टर यूशिन से कहती है कि उसके पास एक जंग को लेकर एक खबर है। फिर वो मिस्टर यूशिन को डेमन लीडर की डेथ के बारे में बताती है। फिर मंजर बदलता है। रात से सुबह हो चुकी होती है। यूशिन के दोस्त अपनी फोर्स के साथ वहां से जा रहे होते हैं। इसी दौरान यूशिन अपने साथी को, जो कि उस लड़की को पकड़ कर लाया होता है, उसे बताता है कि वो लड़की एक प्रिंसेस है। इन्हीं बातों के दौरान वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ये एक फोर्ट नुमा जगह होती है जो कि पर्पल रिवर फैमिली की फर्स्ट रेजिडेंस होती है। वो सब लोग उस जगह पर दाखिल होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की एक बॉक्स के साथ जा रही होती है। तभी मिस्टर यूशिन उसे गिरने से बचा लेता है। मिस्टर यूशिन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए मिस्टर यूशिन को एक मीटिंग के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो कुछ देर आराम कर ले। यूशिन उस लड़की की बात से एग्री करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो वहां जाकर एक कबर्ड में से वाइन निकालता है और जैसे ही उसे पीने लगता है, कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां से एक पर्सन अंदर दाखिल होता है। मिस्टर यूशिन उसके साथ बैठकर वाइन पीने लगता है। वो मिस्टर ज़ीशान को 7 साल पहले होने वाला एक वाकया याद करवाता है, जब ल्यूफिंग फैमिली के सोल्जर्स ने कैपिटल सिटी को डिफीट किया था और मिस्टर येन मैंगवा ने ये इसकी छोटी बहन को धोखा दिया था। वो उस वक्त बहुत छोटी थी और उसकी फैमिली पावर को अपने कब्जे में करने के लिए उसको कैद कर लिया था। और इस दौरान मिस्टर जी शुआन को मुलजिम साबित करने के बाद मिस्टर येन मैंगवा ने सजा के तौर पर सिटी से बाहर निकाल दिया था और अब मिस्टर मैंगवा जबरदस्ती सिटी पर हुकूमत कर रहा। फिर वो पर्सन मिस्टर जी शुआन को ऑर्डर देता है कि वो जाए और किसी भी तरह मिस निंग की हिफाजत करे, क्योंकि वो लॉर्ड किंग की इकलौती बेटी थी। मिस्टर जी शुआन ये सुनकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए वहां से चला जाता है। मंजर बदलता है। हम मिस्टर ज़ीशान को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। उसके सामने उसके 3 दोस्त, जिनको उसने डेमंस के साथ फाइट के दौरान असिस्ट किया होता है, मौजूद होते हैं। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि चीफ ऑफिसर के ऑफिस में एक यंग बॉय अपने ऑफिसर को बता रहा होता है कि मिस्टर येन मैंगवा ने मिस्टर ज़ीशान को वापस बुला लिया है। फिर वो डिस्कस करने लगते हैं कि मिस्टर येन मैंगवा ने ज़ीशान को चीफ कमांडर बना दिया है। बूढ़ा सीनियर ऑफिसर
खांसते हुए कहता है कि मैं मिस्टर जिंग के एटीट्यूड की वजह से परेशान हूँ। मिस्टर मैंगवा एक बेरहम इंसान है। फिर वो शख्स अपने साथ खड़े मिस्टर स्टर्लिंग से कहता है कि सी शॉन अभी भी तुम्हारी बात मानता है, इसलिए तुम मुझसे बात करके देखना। ये सुनकर वो पर्सन मिस्टर चीफ को रिस्पेक्ट देते हुए वहां से चला जाता है। मंजिल बदलता है। हम मिस्टर सी शॉन को प्रिंसेस के साथ एक सिटी में दाखिल होते हुए देखते हैं। सी शॉन 7 साल बाद उस सिटी में एंटर होता है। शॉन के साथ उसके वही 3 दोस्त भी होते हैं। फिर वो लोग एक जगह पर एक बाजार में रुक जाते हैं। सी शॉन उनको बाजार दिखाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की फ्लावर्स खरीद रही होती है। तभी वहाँ पर स्वेन फैमिली का सेकंड चाइल्ड आ जाता है। वो उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वो एक जोर का पंच उस लड़के के मुंह पर मारता है और उसे कहता है कि मिस निंग से अपने रवैये पर माफी मांगो। तभी मिस निंग की नजर मिस्टर जी शॉन पर पड़ती है। जी शॉन और वो लड़की दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मिस निंग जी शॉन को बाई कहकर पुकारती है। अभी मिस्टर जी शॉन को याद आता है कि 7 साल पहले डिप्टी फॉर्मर ने उसे कहा था कि हमेशा अपनी आइडेंटिटी याद रखना। मिस निंग जी शॉन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मिस्टर जी शॉन उसे इनकार कर देता है। निंग के इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मिस्टर सी शॉन और उसके साथ ही मिस निंग के साथ चले जाते हैं। मंजिल बदलता है। हम मिस्टर सी शॉन को देखते हैं। वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है। उसके साथ मिस निंग भी होती है। वो दोनों बातें करते हुए कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि एक ऑफिस में एक बड़े से टेबल पर आर्मी के कुछ लोग बैठे होते हैं। तभी एक पर्सन मिस्टर जी शॉन को लेकर हॉल में एंटर होता है और वो मिस्टर जी शॉन का इंट्रोडक्शन करवाता है। वहाँ मौजूद एक पर्सन मिस्टर जी शॉन को वहाँ लाने पर गुस्सा करता है, जिस पर मिस्टर जी शॉन कुछ बटरिंग करते हुए उसको कूल डाउन करता है। फिर वो पर्सन मिस्टर जी शॉन की तारीफ करता है क्योंकि उसने डेमंस के साथ फाइट जीती होती है। करीब बैठा हुआ एक और पर्सन भी मिस्टर जी शॉन की तारीफ करने लगता है। उनकी बातें सुनकर मिस्टर जी शॉन उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और मिस्टर येन मैंगवा हॉल में एंटर होता है। उसे देखकर सब अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए लीडिंग सीट पर बिठा देते हैं। वो मिस्टर जी शॉन से प्रिंसेस के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि प्रिंसेस हमारी कैदी है, हम उसे वापस हरगिज नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद कुछ लोग उसके इस फैसले से एग्री करते हैं, लेकिन कुछ इससे डिसएग्री भी करते हैं। अभी वहाँ पर एक पर्सन एंटर होता है जिसे वहाँ मौजूद लोग मिस्टर लिन के नाम से बुलाते हैं। फिर कैमरा में कुछ देर पहले का मंजर दिखाता है जहाँ पर मिस्टर लिन येन मैंगवा से मिल रहा होता है और उसे कहता है कि वो मिस्टर जी शॉन को कत्ल करना चाहता है, जिस पर मिस्टर येन मैंगवा उसे कहता है कि शहर में वापस आने के बाद तुम्हारे पास बहुत से चांसेस होंगे मिस्टर जी शॉन को मारने के लिए। सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो पर्सन मिस्टर येन मैंगवा से कहता है कि वो मिस्टर जी शॉन को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि काफी सालों से उसने उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया, जिस पर कुछ देर बहस करने के बाद येन मैंगवा उसे मिस्टर जी शॉन को साथ ले जाने के लिए एग्री कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी शॉन और मिस्टर लिन एक हॉल में मौजूद होते हैं। जी शॉन कोई चिप्स खा रहा होता है। पास खड़ा मिस्टर लिन उस पर शाउट कर रहा होता है और करीब पड़ी चीजों को उस पर फेंक रहा होता है। उसे बार बार उकसाता है कि वो उस पर भी अटैक करे, लेकिन हम देखते हैं कि जी शॉन उसको सीरियस नहीं लेता और उनके दरमियान फिर हल्की फुल्की सी फाइट होने लगती है। जी शॉन मिस्टर ली को चिढ़ाने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं मिस निंग के घर पर ठहरा हुआ हूँ और वो मुझे बहुत पसंद करती है। ये सुनकर लिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसी दौरान वो पर्सन मिस्टर सी शॉन को बताता है कि मिस्टर मैन एक पर्सन को मारना चाहता है और उसने इस मकसद के लिए बहुत से लोगों को भेजा है, लेकिन सब फेल हो चुके हैं। येन मैंगवा मिस्टर येन सिंह को किसी भी तरह मारना चाहता है। फेल होने पर मिस्टर येन मैंगवा बहुत गुस्से में। वो पर्सन मिस्टर जी शॉन को बताता है कि अब मिस्टर मैंगवा ईस्ट आर्मी
जो कि मिस्टर येनसिंग के अंडर है, उसे ज्वाइन करना चाहता है। इस मकसद के लिए उसने मुझे हायर किया है और तुम्हारा तुम क्योंकि प्रिंसेस को लेकर आए हो, इसलिए उसको एक मौका मिला है अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए। और तुम मिस्टर येनसिंग को इस सारे प्लान के बारे में बताओ। फिर मिस्टर ली रात को मिस्टर ज़ीशान को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और वो इस लड़ाई के लिए सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। इससे पहले कि मिस्टर ज़ीशान उस हॉल से बाहर निकलता, वो पर्सन मिस्टर ज़ीशान के मुंह पर एक पंच मारता है और उसे कहता है कि अगर तुम सही सलामत बाहर जाते तो मिस्टर मैंगुआ को हम पर शक हो जाता। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस और मिस निंग एक हॉल में बैठे बातें कर रहे होते। वहाँ पर मिस्टर ज़ीशान के 2 कंपेनियन आ जाते हैं। इसी दौरान हॉल का दरवाजा खुलता है और मिस्टर ज़ीशान बाजू पर पट्टी बंधे हुए लंगड़ाता हुआ हॉल में दाखिल होता है। ये देखकर मिस निंग घबराते हुए उसके पास आती है और उससे उसके हाल के बारे में पूछने लगती। ज़ीशान उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मिस निंग पूरी अटेंशन से उसकी बात सुन रही होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मैं कुछ पैसे उधार चाहता हूँ। ये सुनकर निंग गुस्से से उसे एक टांग मारती है और प्रिंसेस का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर ज़ीशान अपनी कंपेनियन लड़की की तरफ आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की उसे एक टांग मारती है और हाल से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन एंटर होता है और मिस्टर ज़ीशान से कहता है कि स्टर्लिंग तुमसे मिलने के लिए आया है। स्टर्लिंग उसे देखकर उसकी हालत के बारे में पूछता है। मिस्टर ज़ीशान उसे सारी बात बता देता है। स्टर्लिंग ये सुनने के बाद हंसते हुए उसे कहता है, इस एक्टिंग में भाई ने तुम्हें बहुत जोर से मारा है। और फिर वो सीरियस होते हुए मिस्टर ज़ीशान से कहता है कि तुम यहाँ जो भी करो बहुत एहतियात से करना। तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस और मिस निंग एक रूम में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर स्टर्लिंग दाखिल होता है। वो इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर देखता ही रह जाता है। वहाँ पर मिस्टर ज़ीशान भी आ जाता है। वो मिस्टर स्टर्लिंग का अपने कंपेनियंस के साथ इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर वो स्टर्लिंग का इंट्रोडक्शन डायमंड प्रिंसेस कैडन से करवाता है। उसके बाद वो सब वहाँ पर बैठकर डिनर करने लगते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग प्रिंसेस के सामने थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो कंटिन्यूसली प्रिंसेस को देख रहा होता है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान मिस्टर ली के साथ एक रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर स्टर्लिंग भी आ जाता है। तीनों मिलकर हाथ मिलाते हैं और ड्रिंक एंजॉय करते हुए बातें करने लगते हैं। स्टर्लिंग मिस्टर ज़ीशान से कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हिफाजत से रहना होगा, हालात तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक हैं। वो लोग बेस बदलकर वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर स्वैन फैमिली का वही सेकंड चाइल्ड एंटर होता। उसे देखकर मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और चीफ मास्टर से मिलने के लिए कहता है। ये सुनकर मिस्टर ज़ीशान मिस्टर स्टर्लिंग को याद करवाता है कि क्या तुम भूल गए हो उसने किस तरह मिस निंग को लेकर हम तीनों भाइयों पर इल्जाम लगाए थे। जिस पर स्टर्लिंग जवाब देता है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ लॉयल हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर ज़ीशान जवाब देता है कि मैं सिर्फ मिस निंग की हिफाजत करना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर मिस्टर स्टर्लिंग उसे कहता है कि जू फैमिली इस वक्त बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रही है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। इसी दौरान उन दोनों के कानों में स्वैन फैमिली के सेकंड चाइल्ड की बातें सुनाई देती हैं। वो अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि वो जल्दी ही मिस निंग से शादी कर लेगा और इस तरह उसकी सारी दौलत उसकी हो जाएगी। मिस्टर ज़ीशान मिस्टर स्टर्लिंग से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कार्डन से मोहब्बत हो गई है। स्टर्लिंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। फिर वो मिस्टर ज़ीशान से कहता है कि तुम मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम्हारे और मिस निंग के दरमियान क्या सीन है। जिस पर वो उसकी बात को डिनाई कर देता है। अभी हम देखते हैं कि स्वैन फैमिली का वही सेकंड चाइल्ड फिर से मिस निंग की तारीफ कर रहा होता है और उसकी बात सुनकर मिस्टर ज़ीशान को गुस्सा आने लगता है और वो अपना वाइन का ग्लास उठाकर उस शख्स के सर पर मार देता है और फिर वहाँ उन सब की फाइट होनी शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान एक बॉटल मिस्टर ज़ीशान के सर पे लगती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि एक कॉट पर एक आदमी
मिस्टर जीशान और मिस्टर स्टर्लिंग को लेकर आया होता है। कुछ लोग रुककर उनकी तरफ देखते हैं, वो उन्हें मरा हुआ समझते हैं। तभी मिस्टर जीशान आंखें खोलता है, उसे देखकर बाकी वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर स्टर्लिंग को भी होश आ जाती है। उन दोनों को उठता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो मिस्टर जीशान और मिस्टर स्टर्लिंग को पहचान लेता है। वो दोनों उस शख्स से अपना मुंह छुपाने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मंजिल बदल मिस्टर स्टर्लिंग को अपने उसी चीफ मास्टर के पास देखते हैं। वो उससे अपने रात वाले वाक़े के बारे में एक्सक्यूज कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी स्टर्लिंग से कहता है कि मिस्टर जीशान अभी तक मुझे मिलने क्यों नहीं आया, और इसके साथ ही वो मिस्टर येन मैंगवा की प्लानिंग के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि वो मिस्टर जीशान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा और मिस्टर स्टर्लिंग मुसलसल उसे उसकी लॉयल्टी के लिए यकीन दिला रहा होता है। फिर वो बूढ़ा मास्टर मिस्टर स्टर्लिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कैमरा हमें 4 माह बाद का मंजर दिखाता है। एक बच्चा न्यूज़पेपर लेकर बाजार में घूम रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि प्रिंसेस कैडन जल्द वापस आ रही है। फिर हम मिस्टर मैंगवा और उसके गार्ड्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि मैंगवा एक शख्स से छुपकर कहीं मिल रहा होता है, उसे एक इन्वेलप देता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हैंड राइटिंग कॉपी करने में माहिर हो। मिस्टर जीशान की हैंड राइटिंग तुम्हें कॉपी करनी होगी। फिर वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर मैंगवन का एक कंपेनियन मिस्टर ली के बारे में थोड़ा सस्पेक्टेड हो रहा होता है कि मिस्टर मैंगवन उसे कहता है कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। वो मैंगवन से मिस लिंग को पकड़ने के लिए भी कहता है, लेकिन वो उसे ये कहकर डिनाई कर देता है कि निंग के साथ गार्ड्स मौजूद हैं और सबसे बढ़कर जीशान खुद उसके साथ रह रहा है। तभी मैंगवन को उसका साथी बताता है कि बूढ़ा ईस्ट आर्मी लीडर मर चुका है कि प्रिंसेस मिस लिंग, जीशान और उसके कंपेनियन एक हॉल में बैठे होते हैं। तभी वहां पर मिस्टर स्टर्लिंग भी एंटर होता है। जीशान के कंपेनियंस न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और उनका एक साथी न्यूज़पेपर से देखकर बताता है कि उसे पता चला है कि एम्परर लिन अकेला डेमन्स के एरिया में सप्लाई लाइन के लिए गया है। ये सुनकर मिस लिंग जीशान से कहती है कि मिस्टर लिन के लिए इतनी बड़ी सप्लाई चेन को मैनेज करना यकीनन मुश्किल होगा। ये सुनकर मिस्टर जीशान उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, वो एक सिपाही है और वो ये सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता है। मजीद वो कहता है कि जिससे जो मिले उसे छीन लेना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा दुखी हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर बदलता है, हाँ मिस्टर जीशान के कंपेनियंस में से एक शख्स जिसका नाम मिस्टर मिंग है, वो अंधेरे में वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज को मिस्टर जीशान भी देख लेता है। आहट पाकर मिस्टर मिंग जीशान पर अटैक कर देता है। मिस्टर मिंग जीशान को देखकर उस पर अटैक करने से रुक जाता है। जीशान उसे देखकर पूछता है कि वो मिस निंग के कमरे में क्या कर रहा है। जीशान के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे मिंगवा ने मिस लिन की जासूसी करने के लिए भेजा है। जीशान उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम कई सालों से मेरे साथ रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस पर वो बताता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो ऐसा ना करता तो मिंगवा आपको मेरे बारे में बता देता। जीशान उसे लेकर फिर एक कमरे में चला जाता है और बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारी स्टैम्प्स मौजूद होती हैं। वो मैंगवा के लेटर पर एक स्टैम्प लगाता है और उसे कहता है कि तुम ये मैंगवा को भिजवा दो, तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ये सब देखकर मिस्टर मिंग उसे कहता है कि क्या आप मुझ पर दोबारा से ट्रस्ट कर रहे हैं। जिस पर जीशान उसे जवाब देता है कि गलती हर किसी से होती है, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। जीशान मिंग से कहता है कि तुम आइंदा कभी मुझे धोखा देने की कोशिश न करना। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मंजिल बदलता है, हम मिस्टर मैंगवा को देखते हैं। वो एक कोर्ट में बैठा होता है। एक शख्स उसे एक लेटर पेश करता है जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जीशान भी आ जाता है। हम मिस्टर लिन को देखते हैं, अपने साथियों के साथ एक गांव में दाखिल होता है। वहाँ वो एक घर में एंटर होता है। उस घर में उसकी बीवी वार्मली उसका वेलकम करती है। लिन भी अपनी बीवी के माथे पर बोसा देता है। वहाँ टेबल पर खाना लगा होता है। तभी मिस्टर लिन की बीवी उसे एक लेटर देती है और उसे बताती है कि ये कल ही आपके लिए आया था। मिस्टर लिन वो लेटर पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि मिंग गार्डन को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और एम्प्रेस ड्वागर्स की लाइट और भी ब्राइट हो गई है।
ये देखकर मिस्टर लिन स्माइल करता है। दिल ही दिल में मिस्टर सू से कहता है कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, असल में तुम बहुत ही बेवकूफ हो। तभी दरवाजा नॉक होता है। दरवाजे पर मिस्टर लिन का एक साथी मौजूद होता है। वो लिन से कहता है कि आपके लिए ऑर्डर है कि फौरन कमांडर के ऑफिस में पहुंचे। मंजिल बदलता है। हम मिस्टर यैन मैंगवा को अपने साथियों के साथ सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं। उसका एक साथी बताता है कि सेंट्रल आर्मी अंडर कंट्रोल है, हमने सिटी के सेंट्रल गेट को भी अपनी कब्जे में ले लिया है और जिन लोगों ने जरा भी मजाहमत की उन पर कोई ना कोई चार्ज लगाकर सस्पेंड कर दिया। वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और मिस्टर लिन एंटर होता है। मिस्टर यैन मैंगवा मिस्टर लिन से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम मिशन के कामयाब होने पर अपने घर से विजिट करके आए हो। जी बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर यैन मैंगवा के कहने पर एक मीटिंग अरेंज की जाती है। वहाँ पर आर्मी के तमाम लोग मौजूद होते हैं। इस मीटिंग में मिस्टर यैन मैंगवा ऐलान करता है कि मिस्टर लिन को ईस्ट आर्मी का कमांडर बना दिया गया है। देखते हैं कि मिस्टर यैन मैंगवा चीफ की चेयर पर बैठा होता है। चीफ की बीमारी की वजह से चीफ ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। ये देखकर मिस्टर स्टर्लिंग को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान वहाँ एक पर्सन खड़ा हो जाता है और मिस्टर यैन मैंगवा से कहता है कि आप शायद गलती से गलत जगह पर बैठ गए हैं, ये आपकी जगह नहीं है। ये सुनकर मिस्टर यैन मैंगवा और उसके सब साथियों को बहुत गुस्सा आता है। तभी मिस्टर लिन आकर अपनी स्वॉर्ड के साथ उस शख्स पर अटैक करता है, जिससे वो लड़का मारा जाता है। ये देखकर उस बॉय का साथी मिस्टर लिन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी यैन मैंगवा का एक साथी अपनी पावर्स के साथ एक ब्लू कलर की एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी मिस्टर यैन मैंगवा अपना टेबल नॉक करता है और मीटिंग के कंटिन्यू रहने का ऐलान करता है। इसी दौरान मिस्टर ज़ीशान की कंपेनियन लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और मिस्टर यैन मैंगवा से अभी होने वाले मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है, जिस पर मिस्टर यैन मैंगवा का एक साथी कहता है कि यहाँ कोई भी कत्ल नहीं हुआ, सो इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सुनकर मिस्टर लिन उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिस्टर ज़ीशान और उसके साथी अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के साथ उस लड़की के गिर्द खड़े हो जाते हैं, जिस पर यैन मैंगवा का एक साथी कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई वेपन्स के साथ हॉल में एंटर होने की, और इसके साथ ही वो ऑर्डर करता है कि इन सबको पकड़ लिया जाए। तभी हॉल में बहुत से गार्ड्स एंटर होते हैं। मिस्टर यैन मैंगवा का एक कंपेनियन ये ऐलान करता है क्योंकि मर्डर की कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर किसी भी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तभी यैन मैंगवा मीटिंग दोबारा से कंटिन्यू करने का कहता है, लेकिन उसका एक दूसरा कंपेनियन खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को करना चाहता हूँ, कौन कौन मेरे साथ है। तभी हाल में बहुत से लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे को देखकर तकरीबन हॉल में मौजूद सभी लोग इस मर्डर के हक में बोलने लगते हैं। ये देखकर यैन मैंगवा गुस्से में आ जाता है। मिस्टर ज़ीशान और मिस्टर लिन के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। इस फाइट के दौरान मिस्टर लिन जख्मी हो जाता है। यैन मैंगवा का एक कंपेनियन ऑफिसर मैंगवा से कहता है कि ऐसा पहली दफा हुआ है कि फैमिली हॉल में किसी का मर्डर हुआ हो, मुझे इस सारे वाक्य पर बहुत शर्मिंदगी है। जिस पर यैन मैंगवा जवाब देता है कि मैं सिर्फ बाकी को पकड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि आखिर गद्दार कौन है। यैन मैंगवा की फोर्स जिन्होंने मर्डर के खिलाफ खड़े हुए लोगों को अपने टारगेट पर लिया होता है, प्रेशर में आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। इसके साथ ही मीटिंग डिसमिस करने का ऐलान किया जाता है। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर यैन मैंगवा का वही कंपेनियन ऑफिसर ज़ीशान और उसके साथियों के साथ खड़ा होता है और उन्हें बताता है कि यैन मैंगवा अब मजीद पावरफुल हो गया है, अब ईस्ट आर्मी भी उसके कंट्रोल में है, इसलिए मैं अपनी फोर्स को सेंट्रल ईस्ट से वापस बुला रहा हूँ। फिर वो उन सबको अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और अपनी फोर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर ज़ीशान उन तीनों साथियों को मिस निंग के पास भेजता है और उनसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर मंजिल बदलता है। हम मिस्टर ज़ीशान, मिस्टर स्टर्लिंग और मिस्टर लिन को देखते हैं। ज़ीशान और स्टर्लिंग मिस्टर लिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तुमने आखिर ऐसा कैसे किया, एक इनोसेंट को कैसे कत्ल कर दिया। जिस पर वो कहता है कि मुझे मिस्टर मैंगवा ने ऑर्डर किया था, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मुझ पर सस्पेक्ट करने लग जाता। फिर वो तीनों मिलकर उसके लिए एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मंजिल बदलता है।
हम मिस्टर येन मैंगवा को देखते हैं। वो अपने एक कंपेनियन को ऑर्डर करता है कमांडर येनसिंग पर नजर रखे। वो आज अपनी फोर्स के साथ शहर छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने देना। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर येनसिंग अपनी फोर्स के साथ सिटी के गेट पर मौजूद होता है और उन्हें गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन सिटी के गेट पर मौजूद मिस्टर येन मैंगवा की फोर्स ऐसा करने से इनकार कर देती है। वहाँ पर येन मैंगवा का एक और कंपेनियन अपनी फोर्स के साथ आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान सिटी का गेट खुलता है और दूसरी तरफ से मिस्टर लिन अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो कमांडर येनसिंग के साथ मिलकर येन मैंगवा के खिलाफ फाइट करता है और ये फाइट जीत जाता है। मंजर बदलता है। हम मिस्टर येन मैंगवा के एक और साथी को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठा एक स्वॉर्ड को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और उसे बताता है कि एम्परर लिन आ चुका है। वो कमांडर को बताता है कि कमांडर येनसिन की डेथ हो चुकी है और इस फाइट के दौरान मेरे हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। फिर वो एक बॉक्स मंगवाता है और कमांडर से इस बॉक्स को खोलकर खजाना देखने के लिए कहता है। जैसे ही कमांडर वो बॉक्स खोलता है, पीछे से लिन का एक गार्ड अपनी स्वॉर्ड के साथ कमांडर पर अटैक कर देता है। फिर वो लोग कमांडर की बॉडी को उस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। फिर हम मिस्टर नेंग और स्टर्लिंग को उस बॉक्स को उस सिटी में एक जगह पर रखता हुआ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस निंग के घर पर मिस्टर जीशुआ का एक कंपेनियन जीशुआन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही जीशुआन एंटर होता है, वो उसके पास जाकर उसे बताता है कि येन मैंगवा ने ऑर्डर दिया है कि मिस निंग पर नजर रखे और मिस निंग आज रात यहाँ से निकलने ना पाए। येन मैंगवा निंग के लेटर के जरिए मुल्क से गद्दारी का प्लान बना चुका है। इसी दौरान वहाँ पर मिस निंग आ जाती है और वो मिस्टर जीशुआन से कहती है कि मैंने सुना है कि मीटिंग हॉल में आज कुछ हुआ है। उसकी बात सुनकर मिस्टर जीशुआन उसे कहता है कि आज रात कुछ होने वाला है। फिर मंजर बदलता देखते हैं कि जीशुआन कमांडर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर होता है। वो कॉन्फ्रेंस आधी रात को जीशुआन का मर्डर करने के लिए प्लानिंग के लिए अरेंज की होती है। इसलिए जीशुआन को वहाँ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। जीशुआन उन्हें कहता है कि मैं कमांडर के हुक्म से यहाँ आया हूँ। आज रात आप सब लोग पार्टी करें। आपका खाना कमांडर की तरफ से है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो इस ऑर्डर के लिए मिस निंग की स्टैंप लगे हुए पेपर को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर येन मैंगवा अपनी फोर्स के साथ सिटी के गेट पर मौजूद होता है। सिटी का गेट खुलता है और गेट के दूसरी तरफ से मिस्टर स्टार्लिंग अपनी फोर्स के साथ होता है। येन मैंगवा कहता है कि मैं यहाँ मिस निंग को उसका तख्त दिलाने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा लीडर भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम हमेशा से मासूम लोगों का खून करते हुए आए हो और इस तख्त के लिए तुमने बहुत से लोगों को मारा है और अब मुझे भी तुम मारना चाहते थे। वो ऐलान करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से खारिज करने का ऐलान करता हूँ। इस सारे डायलॉग में स्नेक भी वहाँ मौजूद होती है और वो भी मिस्टर येन मैंगवा के अगेंस्ट बोलती है, जिस पर येन मैंगवा कहता है कि तुम्हें यकीनन ऐसा किसी ने फोर्स से कहा है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर मिस निंग उसकी बात को डिनाई कर देती है और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करती है, जिस पर मिस्टर येन मैंगवा फाइट का ऐलान करता है और इस तरह दोनों टीम्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। कैमरा हमें एक बार फिर से मिस्टर जीशुआन का मंजर दिखाता है। एक सेंटी सी स्पीच करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपनी फेवर में करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ मौजूद एक बाल्ड आर्मी ऑफिसर उसकी बात को डिनाई करते हुए उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वो मिस्टर जीशुआन पर अटैक करता है और मिस्टर जीशुआन के हाथों मारा जाता है। हाल में मौजूद शख्स जीशुआन की बात मानकर वहाँ रहने पर एग्री हो जाता है और इसके साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग उससे एग्री कर लेते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुलता है और येन मैंगवा का एक साथी अपने कुछ आदमियों के साथ हॉल में एंटर होता है। उसके साथ मिस्टर जीशुआन का एक दोस्त भी होता है जिसे उसने बंदी बना लिया होता है। फिर हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो अपनी फोर्स के साथ सिटी में एंटर होता है और जंग के मैदान में आकर मिस्टर येन मैंगवा के सामने चिल्लाता हुआ कहता है, ईस्ट आर्मी को ऑर्डर मिला है कि गद्दार मिस्टर येन मैंगवा को अरेस्ट कर लिया जाए। देखकर येन मैंगवा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लिन की फोर्स येन मैंगवा और उसके साथियों पर अटैक कर देती है। फिर मिस्टर लिन येन मैंगवा के साथ फाइट करता है और उससे
मैंगवा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर वहाँ पर उनका पूरा लीडर आ जाता है और येन मैंगवा से कहता है कि तुमने जो बोया आज वो काट लिया है, और इसके साथ ही वो एक स्वॉर्ड के साथ उसके पेट में अटैक करता है, जिससे येन मैंगवा की मौत हो जाती है। फिर वो बूढ़ा लीडर स्टर्लिंग को ऑर्डर देता है कि वो तमाम रेबल्स को खत्म कर दे। फिर एक गार्ड एक फाइल लेकर आता है और मिस्टर लिन को थमा देता है। बूढ़ा चीफ मिस्टर लिन को बताता है कि वो अब तमाम आर्मी को लीड करेगा, और इसके साथ ही वो लिन को एडमायर करता है। फिर मिस्टर लिन अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्ट करता हुआ वहां से चला जाता है। फिर कैमरा हमें येन मैंगवा के उसी कंपेनियन को दिखाता है जिसने मिस्टर येनजिन से फाइट की थी। वो सिटी में अपने प्यारों की डेड बॉडीज को देखकर रो रहा होता है। फिर हम मिस्टर ज़ीशान को उसी हॉल में देखते हैं। तभी वहाँ पर हॉल का दरवाजा खुलता है और मिस्टर लिन अपनी फोर्स के साथ अंदर एंटर होता है कि आर्मी के लोग वहाँ बैठे हुए तमाम लोगों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर मिस्टर ज़ीशान लिन को ऐसा करने से रोकता है। ज़ीशान को दिखाता है कि बूढ़े चीफ का ऑर्डर है, सबने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं और इसकी पनिशमेंट में मैं इन्हें मारने के लिए मजबूर हूँ। ये सुनकर मिस्टर ज़ीशान लिन से कहता है कि तुम मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं बूढ़े कमांडर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। लिन उससे डिनाई करता है। ये सुनकर ज़ीशान उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूँ। मिस्टर लिन उसकी बात से एग्री कर लेता है। ज़ीशान बूढ़े चीफ कमांडर के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। उसे मनाने के लिए वो अपना सर जोर जोर से जमीन पर टकराता है, उससे रहम की भीख मांगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर स्टर्लिंग भी आ जाता है। वो भी बूढ़े चीफ से कहता है कि 300 आर्मी ऑफिसर्स की जिंदगी को बख्श दिया जाए और उनकी पनिशमेंट में उन्हें उनके अहदों से हटा दिया जाए। अगर वो एक आम आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से बूढ़ा चीफ उनकी बात मानता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान बूढ़े चीफ का ऑर्डर लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां जाकर उसे देखता है कि वहां मौजूद ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। ये सब देखकर ज़ीशान को बहुत दुख होता है। तभी वहां पर मिस्टर लिन आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने इन सबको सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मारा है। अगर वो ऐसा ना करता तो बूढ़ा कमांडर यकीनन उन दोनों को मरवा देता। फिर मिस्टर ज़ीशान रोता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन हम उसी बूढ़े चीफ कमांडर को आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं। वहाँ मौजूद एक लड़की ऑफिसर सभी ऑफिसर्स को उनकी प्रमोशन के बारे में बताती है। फिर हम मिस्टर ज़ीशान को देखते हैं। वो एक कॉर्ट पर मिस निंग के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वो वहाँ एक जगह पर रुककर ग्रेवयार्ड में चला जाता है और वहाँ मौजूद वो 300 मारे जाने वाले ऑफिसर्स की कब्रों पर बैठकर वाइन पीने लगता है। मंजर बदलता है। हम डेमन की प्रिंसेस कार्डन को देखते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग उसके पास आता है और मिस निंग और ज़ीशान के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो दोनों सिटी से बाहर गए हुए हैं। मिस्टर स्टर्लिंग प्रिंसेस को सिटी दिखाने की ऑफर करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों उस सिटी में घूमने के लिए जाते हैं। वापिस आने पर वो देखते हैं कि घर पर मिस्टर ज़ीशान और मिसेस लिंग भी मौजूद होती है। ज़ीशान अभी तक गुस्से में होता है। मिस्टर स्टर्लिंग उसे अपने साथ ले जाकर मोटिवेट करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वहाँ पर एक पर्सन लंगड़ाता हुआ आता है और मिस्टर स्टर्लिंग और ज़ीशान से कहता है कि मिस्टर येनजिंग की डेथ हो चुकी है। फिर मंजर बदलता है। मिस्टर येनजिंग की बॉडी के पास उसी बूढ़े चीफ को और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं। सब येनजिंग की मौत पर अफसुर्दा होते हैं। फिर हम मिस्टर ज़ीशान को देखते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस किन आ जाती है, जो कि स्टर्लिंग की एक्स फियांसी थी। वो उसे बताती है कि वो यहाँ चीफ कमांडर के ऑर्डर से आई है। फिर वो उसे कुछ गार्ड्स के रैंक्स के बारे में बताती है। फिर हम मिस्टर ज़ीशान को एक बोट पर देखते हैं। वो लोग शहर से बाहर जा रहे होते हैं। मंजर बदलता है। हम एक पर्सन को देखते हैं। वो मिस्टर जिनयिंग की मौत पर काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि हमने किस तरह अपने ही बंदे जिनयिंग को मार डाला। तभी वहाँ पर गेट पर एक रोशनी अपीयर होती है। इसके साथ ही वहाँ एक पर्सन आ जाता है। वो बताता है कि वो डेमन फैमिली से आया है। फिर हम ल्यूफिंग फैमिली के सेकंड प्रिंस को देखते हैं। वो एक पर्सन से कह रहा होता है, अगर हम ज़ीशान फैमिली पर अटैक करते हैं तो हम यकीनन हार जाएंगे। फिर वो ज़ीशान फैमिली पर अटैक करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को सजेस्ट करता है, जिस पर उसका फादर एग्री नहीं करता। मंजर बदलता है। हम वही कॉन्फ्रेंस रूम का मंजर देखते हैं।
वहाँ पर बूढ़ा चीफ और उसके साथी मौजूद होते हैं। मिस्टर लिन कुछ रेबल्स को मारने के लिए प्रपोजल पेश करता है, जिस पर कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। जी बदलता है, हम एक कमांडर के साथ एक पर्सन को देखते हैं। वो लोग ल्यूफेंग फैमिली पर अटैक के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक गार्ड एंटर होता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर जीशान उनसे मिलने के लिए आया है। मंजर बदलता है, हम देखते हैं कि कमांडर मिंग का गार्ड जीशान और उसके साथ उसकी कंपेनियन को सिटी का विजिट करवा रहा होता है। वहाँ वो मिस टाई से भी मिलते हैं। मिस टाई उन्हें लेकर एक माउंटेन पर चढ़ जाती है। जीशान की कंपेनियन लड़की मिस टाई को दौड़ के लिए चैलेंज करती है। इस मुकाबले के दौरान दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। काफी इंतजार के बाद कमांडर मिंग मिस्टर जीशान से मिलने के लिए आ जाता है। अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बाहर जीशान आया। बातों के दौरान वहाँ पर मिस टाई और जीशान की कंपेनियन लड़की भी आ जाते हैं। फिर मंजर बदलता है, कैमरा हमें ल्यूफेंग की थर्ड प्रिंसेस को दिखाता है। वो अपने साथियों को जीशान फैमिली पर अटैक करने के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम कमांडर मिंग को देखते हैं। वो अपने सिपाही को ल्यूफेंग फैमिली की आर्मी के बारे में बता रहा होता है और उसे मजीद बताता है कि उनसे जंग एक्सपेक्टेड है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कमांडर मिंग भी गद्दारों में शामिल है। हम मिस्टर जीशान को देखते हैं। वो मिस टाई के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। जीशान फौरन उस जगह पर पहुंच जाता है और छुपकर देखता है कि ल्यूफेंग फैमिली के कुछ सोल्जर्स ने के लोगों पर अटैक किया होता है। ये देखकर मिस्टर जीशान अपनी स्वॉर्ड के साथ एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। इतनी देर में मिस टाई भी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाती है। वो लोग ल्यूफेंग फैमिली के सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर हम जीशान की कंपेनियंस को भी ल्यूफेंग फैमिली के मेंबर्स के साथ लड़ता हुआ देखते हैं कि ल्यूफेंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस अपने सोल्जर्स के साथ जिप लाइन की मदद से माउंटेन पर आती है और फिर जीशान की फैमिली पर अटैक करने की प्लानिंग करती है। फिर हम देखते हैं कि एक पत्थर मिस टाई के सर पर लगने लगता है, लेकिन वो खुद को इससे बचा लेती है। फिर मिस टाई को ल्यूफेंग फैमिली के सोल्जर्स अपने घेरे में ले लेते हैं और उसे कत्ल करने के लिए कहते हैं। मिस्टर जीशान को देखते हैं, वो अपोजिट टीम के गार्ड्स के साथ लड़ता है। फिर हम इस टाई को देखते हैं जो अपनी आंखें खुलने पर इर्द गिर्द अपने सोल्जर्स को देखती है। उन सबके चेहरे कवर होते हैं। टाई को उन पर शक होने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन पर अटैक करने लगती है। इससे पहले ही एक लड़की अपने चेहरे से मास्क उतारती है। हम देखते हैं कि वो ल्यूफेंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस है। मिस टाई से कहती है कि हमें शहर में ले जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। ये सुनकर मिस टाई गुस्से में आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। इस लड़ाई में मिस टाई मारी जाती है। तभी उन सबको वहाँ एक तरफ से एक स्मोक उठता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर प्रिंसेस कहती है कि ये साइन है कि हमारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, इसलिए हम अपना प्लान विथड्रॉ करते हैं। फाइट के विथड्रॉ होते ही ल्यूफेंग फैमिली के सभी सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी जीशान के कंपेनियन भी वहाँ आ जाते हैं और एक दूसरे को जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक कमांडर अपनी फोर्स के साथ आ जाता है और जीशान से मैटर के बारे में पूछता है। कमांडर मिंग मिस्टर जीशान को बुलाता है और उसे ल्यूफेंग फैमिली के साथ फाइट पर कामयाब होने की वजह से एडमायर करता है। फिर हम डेमंस और ईस्ट आर्मी के दरमियान फाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि डेमंस ने तमाम आर्मी के लोगों को मार दिया है। फिर कैमरा हमें चीफ कमांडर मीटिंग हॉल का मंजर दिखाता है। वहाँ पर बूढ़ा चीफ कमांडर तमाम आर्मी ऑफिसर्स के साथ मौजूद होता है। चीफ कमांडर मिस्टर लिंग से जंग के बारे में ओपिनियन ले रहा होता है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि एक लड़की ल्यूफेंग फैमिली के लीडर के पास आती है। लीडर उसे फाइट की स्ट्रेटेजी बता रहा होता है। वो उसे कहता है कि इस फाइट के दौरान हम पहले जंग को विथड्रॉ करने के लिए प्रिटेंड करेंगे और फिर दोबारा से उन पर अटैक करेंगे। मंजर बदलता है। कमांडर मेंग को देखते हैं। वो ल्यूफेंग फैमिली की तरफ से आया हुआ लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें उन्होंने जंग के लिए विथड्रॉ के लिए कहा होता है। हम कुछ डेमंस को जीशान फैमिली पर अटैक करने के लिए कुछ लोगों के साथ प्लानिंग करते हुए देखते हैं। वो लोग इस फाइट के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर हम डेमंस और ल्यूफेंग फैमिली के दरमियान फाइट को देखते हैं। इस फाइट में जीत डेमंस की होती है। डेमंस की फोर्स एक और ग्रुप के साथ मिलकर जीशान फैमिली पर अटैक करने के लिए प्लान करती है। हम देखते हैं कि चीफ कमांडर मिस्टर स्टर्लिंग को जंग का हुक्म देता है। उसके बाद स्टर्लिंग प्रिंसेस के पास जाता है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो उसे कहता है
कि मैं नहीं जानता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने घर वापस ज़रूर जाओगी। प्रिंसेस भी मिस्टर स्टर्लिंग को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर स्टर्लिंग अपनी फोर्स के साथ जंग के लिए निकल जाता है। फिर मंजर बदलता है। हम डेमंस और ल्यूफिंग फैमिली के लोगों को लड़ता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर स्टर्लिंग और सेंट्रल आर्मी आ जाती है। फिर उन तीनों फोर्सेस के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डेमंस पीछे पलटते हुए जंग को विथड्रॉ करने का ऐलान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर स्टर्लिंग फैसला करता है कि डेमंस के मेन लीडर तक पहुंचा जाए और उन सबको खत्म कर दिया जाए। ये जंग 1 माह तक जारी रहती है। स्टर्लिंग ये ऐलान करता है इस जंग को विथड्रॉ कर दिया जाए, क्योंकि दुश्मन की फोर्स उनकी फोर्स से 10 गुना ज्यादा है। वो अपनी फोर्स को बहादुरी से लड़ने के लिए उनको एडमायर करता है। कि मिस्टर स्टर्लिंग अपनी फोर्स के साथ एक सिटी में दाखिल होता है। वहाँ पे मौजूद लोगों का जंग की वजह से बहुत बुरा हाल होता है। लोग भूख से मर रहे होते हैं। वहाँ पर लुइफिक फैमिली और एक और ग्रुप के लीडर, इनके साथ मिस्टर स्टर्लिंग ने मिलकर डेमंस के खिलाफ जंग लड़ी होती है। उन्होंने वहाँ पर मिस्टर स्टर्लिंग के लिए एक शानदार दावत का इत्तेमाम किया होता है। वो लोग मिस्टर स्टर्लिंग को एडमायर कर रहे होते हैं और कुछ सस्पेक्टेड नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वहाँ का खाना स्टर्लिंग को पसंद नहीं आता और वो रेस्ट रूम के लिए उठ जाता है। तभी कॉरिडोर में उसे एक पर्सन मिलता है और वो वहाँ पर मौजूद लीडर्स की बगावत के बारे में उसे बताता है कि इन लोगों ने ना पोल खुलने के डर से एक कमांडर गुलान को अरेस्ट कर लिया है। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि बाहर काफी सारे लोग आकर जमा हो रहे हैं। स्टर्लिंग फौरन बाहर की तरफ जाता है। वो लोग कमांडर गुलान को ढूंढने के लिए वहाँ आए होते हैं। स्टर्लिंग उन्हें किसी तरह समझाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद से वो गद्दार लीडर भी उठकर बाहर आ जाते हैं और मिस्टर स्टर्लिंग को बटरिंग करने लगते हैं। भी स्टर्लिंग आर्मी के कुछ लोगों को हुक्म देता है कि इनको कैद कर लिया जाए। फिर बदलता है सेंट्रल आर्मी कैंप में हम मिस्टर स्टर्लिंग को देखते हैं। वो मिस्टर ज़ीशान का लेटर पढ़ रहा होता है। वहाँ पर एक सोल्जर आता है। स्टर्लिंग को बताता है कि बाहर उससे कोई मिलने के लिए आया है। आने वाला शख्स अपने आप को गोपला बताता है। उसे कहता है कि मुझे मिस्टर ग्लेन ने भेजा है, आपको फौरन शांगरू डिस्ट्रिक्ट वापस जाना होगा। स्टर्लिंग उसे एक लेटर देकर भेज देता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान और मिस निंग दोनों शहर की सैर के लिए जाते हैं। वो साथ में हॉर्स राइडिंग करते हैं और रात देर तक एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वापसी पर हम देखते हैं कि आर्मी के कुछ लोग शहर में बोन फायर कर रहे होते हैं। मिस निंग और ज़ीशान को देखकर वो खुश हो जाते हैं और उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने को कहते हैं। तभी मिस्टर ज़ीशान वहाँ पर अपनी तलवार जनी का हुनर दिखाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक पर्सन आता है और मिस्टर ज़ीशान को चीफ कमांडर का ऑर्डर देता है। चीफ कमांडर ने तमाम रिजर्व ऑफिसर्स को वापस बुलाया है। ये देखकर ज़ीशान खुश हो जाता है कि ये सब दोबारा से रिक्रूट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे मिस्टर ज़ीशान स्टर्लिंग के एरिया में जाने के लिए तैयार होता है। मिस निंग उसे एक नाइफ देती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि ज़ीशान शहर में दाखिल होता है। वो लोगों की हालत देखकर बहुत परेशान होता है। के गेट पर एक गार्ड उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद होता है। वो वहाँ पर कुछ लोगों को आर्मी में रिक्रूट करने के लिए लेकर आता है। वो सब बहुत ही अजीब लोग होते हैं। कोई तो बहुत बूढ़ा होता है और किसी की टांग टूटी होती है। ये सब देखकर ज़ीशान और उसके साथी बहुत परेशान होते हैं। हम देखते हैं कि शाम को खाने पर मिस्टर ज़ीशान अपने साथियों के साथ बैठकर वो लोग वहाँ बैठकर आज वाले वाक़ये के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बूढ़े आदमी को तंग करने लगते हैं। वो चारों लोग ज़ीशान और उसके दोस्तों को भी चिढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कमांडर ज़ीशान का एक आदमी उन चारों के साथ फाइट करता है। फाइट में हारने के बाद वो सब ज़ीशान से माफी मांगते हैं। साथ लिखते हैं कि मिस चेरी आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। लोग इस खूबसूरत लड़की को देखने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिस चिकावा को देखने के लिए उसकी रेजिडेंस के बाहर खड़े होते हैं। उन लोगों में वो 4 लोग भी मौजूद होते हैं जिनकी ज़ीशान के साथी ने पिटाई लगाई थी। ज़ीशान उनसे कहता है कि मिस चिकावा को एक दफा देखने की बजाय क्या तुम लोग ये नहीं चाहोगे कि उनके साथ काम किया जाए।
जिस तरह उनके साथ तुम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकोगे। वो सब लोग मिस शिकावा को देखने के लिए बेताब होते हैं। ज़ीशान मिस शिकावा को बाहर बुलाता है। शिकावा अपने यूनिफॉर्म में होती है। उसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग उसका कंपैरिजन उस पोस्टर वाली शिकावा के साथ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो वो लड़की नहीं लग रही। ये सुनकर मिस शिकावा एक पर्सन के पास जाती है और उसे एक जोर का पंच मारती है। फिर मिस ज़ीशान उन सबको एक लेक्चर देता है और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। बहुत से लोग उसकी बात से एग्री कर लेते हैं। इस तरह वो लोग 4000 लोगों की आर्मी को रिक्रूट करते हैं। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि ज़ीशान और उसके साथी उन लोगों के साथ एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और वो वहाँ पर एक जगह कैंपिंग के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि ज़ीशान अपनी उस आर्मी को लेकर कमांडर लिन और एक और कमांडर के सामने मौजूद होता है। लोग इस आर्मी का नॉन सीरियस बिहेवियर देखकर परेशान हो रहे होते हैं। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि ज़ीशान और निंग एक काउच पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बाहर किसी के आने की इत्तला देता है। फिर एक लेडी अंदर दाखिल होती है और मिस्टर ज़ीशान से कहती है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सुबो की जान खतरे में है। ज़ीशान उसे हेल्प के लिए यकीन दिलाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान लिन के घर पे जाता है। लिन की बीवी उसे अपने एक्सपेक्टेड होने की न्यूज सुनाती है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर बाद वो चाय बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ीशान इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर विंडो से बाहर कर लिन और उसके साथी कमांडर पर पड़ती है। उन्हें देखकर मिस्टर ज़ीशान फौरन छुप जाता है। कुछ देर बाद कमरे में कमांडर लिन एंटर होता है और ज़ीशान से कहता है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया, जिस पर वो इकरार में सर हिला देता है। फिर ज़ीशान उससे ली बाओ की बात करता है और उसकी जान बख्शवाने के लिए दलाइल देने लगता है। लिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ज़ीशान उसकी बात से एग्री नहीं करता। फिर मिस्टर लिन ये बात कहकर खत्म करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट डे फैसले का दिन होता है। हम देखते हैं कि अदालत लगी होती है। जो लूबो जिस पर इल्जाम होता है कि वो दुश्मन के साथ मिला हुआ था, अदालत इसे गलत करार दे देती है और मिस्टर लूबो को बाइज्जत बरी कर देती है। ये देखकर मिस्टर ज़ीशान दिल ही दिल में मिस्टर लिन का शुक्रिया अदा करता है। हम बूढ़े चीफ कमांडर को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठा एक भेड़िए की पेंटिंग बना रहा होता है। मिस्टर लिन उसके पास होता है। बूढ़ा चीफ कमांडर उसे कहता है, नहीं सुना है कि कल फिर कोर्ट में कमांडर मिंग ने आर्गुमेंट किया था, उसकी बहुत सी बातें पसंद नहीं हैं। फिर वो मिस्टर लिन से अपनी पेंटिंग के बारे में पूछता है। उस पर मिस्टर लिन उसकी बनाई हुई पेंटिंग की बहुत तारीफ करता है। मंजर बदलता है। हम उसी सिटी का मंजर देखते हैं जहाँ पर ज़ीशान ने आर्मी के लोगों को रिक्रूट किया था। शहर अब उससे बिल्कुल बरअक्स है। वो काफी खुशहाल दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ पर वो चारों गुंडे अपना यूनिफॉर्म पहने हुए आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। चारों फिर से इनोसेंट लोगों को टीज करने लगते हैं। मिस्टर ज़ीशान छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और ज़ीशान से कहता है कि कमांडर ने उसे आज रात वापस बुलाया है। हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान मिस निंग के पास जाता है और उसे येलो फ्लावर्स ऑफर करता है। फिर हम देखते हैं कि रात बहुत देर तक ज़ीशान और निंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ज़ीशान उसे उसके बचपन के बारे में बहुत सी बातें बताता है। वो मिस निंग को अलविदा करता है। निंग उसके जाने पर बहुत उदास होती है। देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान और मिस निंग दोनों बहुत उदास होते हैं। सफर के दौरान ज़ीशान को अपना बचपन याद आने लगता है। ये दिखाया जाता है कि 13 साल पहले मिस्टर ज़ीशान की माँ ने निंग के बाप से शादी कर ली थी। शुरू में इस रिश्ते को मिस निंग ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ीशान से बहुत अटैच हो गई थी। वो सोचता है इनके लिए तितलियां पकड़ने की वजह से वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से निंग के बाबा ने उसको कमर में हंटर से मरवाया था, जिस पर उसकी कमर जख्मी हो गई थी। देखकर मिस निंग का दिल ज़ीशान की तरफ से बहुत नरम हो गया था। इस तरह उन दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ने लगी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन ज़ीशान की माँ निंग के बाबा से कहती है, मेरे पास बहुत कम टाइम रह चुका है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मज़ीद वो कहती है, ज़ीशान की फैमिली इसकी जान की दुश्मन बनी हुई है, मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशान की माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ीशान बहुत उदास रहने लगता है। तभी एक दिन निंग उसे कहती है कि तुम उदास मत हुआ करो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर ज़ीशान उसे जवाब देता है, तुम एक दिन बड़ी हो जाओगी और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस तरह तुम मुझसे अलग हो जाओगी। ये सुनकर निंग उसे कहती है कि फिर ऐसा करते हैं, बड़े होने पर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सारी बातें निंग का बाप छुपकर सुन रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ज़ीशान को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम कौन हो। निंग मेरे खानदान की वारिस है और तुम कुछ भी नहीं हो। अगले दिन जब निंग ज़ीशान के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो यहाँ से जा चुका है। नीड उसे बताती है कि बाबा ने उसे स्टडी के लिए दूसरे सिटी में भेज दिया है। ये देखकर निंग बहुत उदास होती है और उसे खत लिखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशान प्रेजेंट में वापस आ जाता है। अपनी फोर्स के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एक सिटी में एंटर होते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ भी अनाज का एक दाना भी नहीं है। और ये ऐसा तीसरा शहर था जहाँ से उन्हें ये पता चला था कि यहाँ खुराक की इस कदर किल्लत है। फिर वो लोग एक मार्केट में पहुँचते हैं। वहाँ हर तरफ सन्नाटा होता है। तभी एक शख्स बहुत सारा अनाज लेकर खड़ा होता है। वो शख्स ये अनाज बहुत ही महंगे दामों फरोख्त कर रहा होता है। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि एक कार्ट के साथ कुछ लोग जा रहे होते हैं। तभी ज़ीशान के भेजे हुए कुछ सिपाही उनसे मिस लीजा के बारे में पूछते हैं। उन्हें कहते हैं कि मिस लीजा से ज़ीशान मिलना चाहता है। कार्ट में बैठी हुई मिस लीजा को वो लोग गुंडे लगते हैं जिन्होंने महज आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। वो उनकी पिटाई लगाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशान अपने कैंप में मौजूद होता है। तभी वो लोग मार खाने के बाद ज़ीशान के कैंप में दाखिल होते हैं। ज़ीशान के पूछने पर वो उन्हें सारा वाकया बताते हैं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिस लीजा से मिलने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर लीजा मौजूद होती है। वहां मौजूद लोग उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ीशान उनसे लड़ता हुआ लीजा के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। दिखाया जाता है कि लीजा वहां बैठे लोगों को लुभा रही होती है। फिर ज़ीशान लीजा के कमरे में दाखिल होता है और बड़े रिलैक्स अंदाज में वहां बैठकर वाइन पीने लगता है। उसे देखकर लीजा वहां खड़े गार्ड्स को जाने के लिए कहती है। फिर वो लीजा को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। हमें पता चलता है कि लीजा रेंट सप्लाई का बिजनेस करती है। ज़ीशान उससे डील करता है कि जंग से इफेक्टेड तीनों सिटीज में। ज़ीशान उसे बताता है कि जंग की वजह से इन शहरों के हालात बहुत बुरे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं और तुम इतने महंगे दामों गल्ला फरोख्त कर रही हो। ज़ीशान लीजा से कहता है कि तुम इन तीनों शहरों में कम प्रॉफिट पर ग्रेन्स भिजवा दो। अगर तुम्हारा कुछ नुकसान होता है तो वो हम पे करेंगे। ये सुनकर वो लीजा ज़ीशान से कोई गारंटी मांगती है, जिस पर ज़ीशान अपना एक नाइफ निकालकर उसके सामने रखता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये नाइफ तो पर्पल ब्लड का साइन है। इसके साथ ही ज़ीशान अपनी एक फोटो निकालकर उसके सामने रख देता है, जिस पर वो स्टर्लिंग और मिस्टर लिन होते हैं। लीजा स्टर्लिंग और डिलन को जानती है, इसलिए वो ज़ीशान पर ट्रस्ट करने के लिए एग्री हो जाती है। बदलता है। हम ज़ीशान को अपनी फोर्स के साथ पेक्रा सिटी से बाहर जाता हुआ देखते हैं। उसके साथ मिस ईसा और उसके कुछ साथी भी मौजूद होते हैं। रास्ते में से ज़ीशान के जानने वाला एक सोल्जर गुजरता है और बातों के दौरान ज़ीशान उसका कुछ पैसा चुरा लेता है। फिर हम लुइफिंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठी गुस्सा कर रही होती है। उसके पास एक लेटर होता है। अभी उसके ऑफिस में एक पर्सन एंटर होता है और उसे अपने एक फाइटर ग्रुप के बारे में अपडेट करता है। फिर हम ज़ीशान को गुडीसा प्रोविंस में एंटर होता हुआ देखते हैं। शहर में हर तरफ तबाही मची होती है। शहर की ये हालत देखकर मिस लीजा वहाँ पर बिजनेस करने के बारे में कंफ्यूज हो जाती है। वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है। ज़ीशान को बताता है कि यहाँ करीब ही कुछ रेबल्स की मौजूदगी की इत्तला है। ये सुनकर ज़ीशान अपने 3 कंपेनियंस के साथ बताए हुए एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ डेमन्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप उन सबको चारों तरफ से घेर लेता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी एक डेमन पीछे से निकलकर सामने आता है और ज़ीशान को पहचान लेता है और फिर वो अपने साथियों को बताता है कि ज़ीशान वही शख्स था जिसने बैटल के दौरान मेरी जान बचाई थी। फिर ज़ीशान उस डेमन के कहने पर सब डेमन्स को अपने कैंप की तरफ लेकर बढ़ जाता है। डेमन उन्हें बताता है कि वो काफी दिनों से भूखे हैं। मजीद वो बताते हैं कि वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन
स्टर्लिंग और उसके ग्रुप की फाइट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे। ज़ीशान उनके लिए खाना अरेंज करता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि ज़ीशान एक लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि ये प्रोविंस तमाम बागियों से पाक हो चुका है। अब वो वांगन प्रोविंस की तरफ बढ़ने का इरादा रखता है और रास्ते में आने वाले तमाम गद्दारों को वो खत्म कर देगा। तभी कैंप में मिस शिकावा एंटर होती है। ज़ीशान उसे एक लेटर देता है और उसे कहता है कि ये मिस्टर स्टर्लिंग तक पहुंचा दे। शिकावा डेमंस को अपने साथ रखने पर बहुत गुस्सा होती है। वो ज़ीशान से कहती है कि अगर डेमंस ज्यादा देर उनके साथ रहे तो उसे डर है कि हमारा सारा खाना खत्म हो जाएगा, पर ज़ीशान उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन बातों से शिकावा गुस्से से बाहर चली जाती है। कैमरा हमें डेमंस के एरिया का मंजर दिखाता है। वहाँ पर एक पर्सन दूसरे से कहता है कि हमें चाहिए कि सबसे पहले डेमंस को ज़ीशान की फोर्स से लड़ने के लिए रोकें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। फिर हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में मौजूद होता है। तभी वहाँ पर वो एक सोल्जर आ जाता है जिसे स्टर्लिंग ने एक लेटर दिया होता है और उसने उसे जंगल में जला दिया होता है। वो लिन को बताता है कि मेरा एक कजन इंजर्ड है। फिर मिस्टर लिन उससे उसके अंकल के बारे में पूछता है। देर बातों के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम पूरे चीफ मास्टर को बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग हॉल में देखते हैं। वहाँ पर एक कमांडर बूढ़े चीफ को बताता है उसे पता चला है कि यून डिस्ट्रिक्ट में तमाम रेबल्स इकट्ठे हो गए हैं। हम स्टर्लिंग की फोर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट यून पर अटैक करना चाहते हैं और इसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम ब्लू मून है। मिस्टर लिन खड़ा होकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाता है, जिस पर बूढ़ा आदमी एक सोल्जर लड़की से उसकी राय लेता है और फिर वो ब्लू मून प्रोजेक्ट के हक में फैसला सुना देता है। फिर मंजर बदलता है। हम ज़ीशान को अपने ऑफिस में देखते हैं। वो अपने दोस्त डेमन के साथ एक मैप को डिस्कस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लीजा का एक साथी आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और ज़ीशान से अपने अनाज के बारे में पैसों का मुतालबा करता है। इस दौरान वो उन्हें एक पोटली दिखाता है जिसमें कुछ जेम्स मौजूद होते हैं। कुछ छोटे छोटे जेम्स देखकर पास का डेमन कहता है कि ऐसे स्टोन तो हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। फिर हम देखते हैं कि उन जेम्स के बदले में डेमन्स बहुत सारा गल्ला खरीद रहे होते हैं, जिससे ज़ीशान ग्रुप बहुत अमीर हो जाता है। देखते हैं कि एक जगह मिस लीजा ज़ीशान को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ीशान उसका हाथ चटक कर पीछे कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि ज़ीशान के पास एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हमारी फोर्स के पास खाने की शदीद कमी है। ज़ीशान उसे मार्केट से 40% ज्यादा पर गल्ला देने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशान का एक कंपेनियन, इसका नाम रॉगर, वो गल्ला लेकर स्टर्लिंग की फोर्स के पास जाता है। हम देखते हैं कि एक बड़े शहर में पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज होती है। वहाँ पर बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद होते हैं। मीटिंग में एक डिप्टी स्पीकर डिस्ट्रिक्ट्स के फाइनेंशियली हालात को देखकर वहाँ पर होने वाली फौजी एक्टिविटीज को रोकने की बात करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बात से एग्री कर लेते हैं। तभी वहाँ पर कुछ डेमन्स आते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हम जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा है। हम सब अब अमन चाहते हैं, हम भी इंसानों की तरह जीने का हक रखते हैं, इसलिए स्टर्लिंग को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। ये सब सुनकर पार्लियामेंट में बैठी मेजोरिटी अपना वोट उनके हक में देती है और फिर वही डिप्टी स्पीकर बोलता है कि जरूरत है कि अब फौरन स्टर्लिंग और उसकी फोर्स को वापस बुला लिया जाए। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशान अपने एक साथी रॉगर के साथ अपने ऑफिस में बैठकर मैप को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस लीजा एंटर होती है और उसे बताती है कि कुछ हुआ है। उसकी बात सुनकर ज़ीशान और उसके साथी बाहर की तरफ भागते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कुछ लोग उनका अनाज चुराकर जंगल की तरफ भागे हैं। ज़ीशान अपनी फोर्स के साथ उनका पीछा करता है। वो गल्ला चुराने वालों के साथ लड़ाई करता है और इस लड़ाई में वो चोर ग्रुप मारा जाता है और ज़ीशान का एक बाजू जख्मी हो जाता है। फिर हम ज़ीशान को अपने कैंप में देखते हैं।
वहाँ उससे मिलने मिस्टर स्टर्लिंग आता है। ज़ीशान से कहता है कि इर्द गिर्द सबको पता है कि तुम्हारा कैंप बहुत अमीर है, इसलिए चोरी तो होगी। फिर वो ज़ीशान को पार्लियामेंट के फैसले के बारे में बताता है और उसे कहता है कि हो सकता है कि मैं जल्द वापस चला जाऊं। ये सुनकर ज़ीशान बहुत हैरान होता है। फिर वो स्टर्लिंग से कहता है डेमन एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस कैडन और ली फैमिली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर ज़ीशान स्टर्लिंग से उसके प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि आने से पहले उसने कार्डन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कहते हैं कि स्टर्लिंग प्रिंसेस कार्डन की तरफ से आया हुआ लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें वो उसे एडमायर करती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। प्रिंसेस की पसंदीदगी देखकर स्टर्लिंग बहुत खुश हो रहा होता है और फिर वो फौरन ही अपने घोड़े पर बैठकर वापसी की तरफ निकल पड़ता है। फिर बदलता है, हम बूढ़े चीफ मास्टर को देखते हैं। वो अभी तक उसी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होता है। तभी उसके पास ली क्वीन आती है और उसे वहां से जाकर आराम करने के लिए कहती है, जिस पर बूढ़ा जवाब देता है, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेस क्रिएट किया हुआ है। हम प्रिंसेस कार्डन और निंग को देखते हैं। निंग एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी स्टर्लिंग हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर होता है। उसे देखकर प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और खुशी से उसकी तरफ देखने लगती है। स्टर्लिंग उसे पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। प्रिंसेस कार्डन भी उसे गले लगाती है और कहती है कि शुक्र है खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली। ये देखकर निंग वहां से चली जाती है और हॉल का दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम ज़ीशान को देखते हैं जो अपने कैंप में इधर उधर टहल रहा होता है। उसके पास मिस शिकारा मौजूद होती है। शिकारा उसे कहती है कि मैं हैरान हूँ कि आपने रॉगर को मेंगुई के पास डील करने के लिए क्यों भेजा है। तभी बाहर से आते हुए हम मिस्टर रॉगर को देखते हैं। उसे देखकर ज़ीशान उसे पूछता है कि सामान कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो बाहर है। आप ऐसे ही कैप्टन मेंगुई को गलत समझते थे। मैंने जैसे ही उसे आपका हुक्म दिया, उसने फौरन ही वो सामान अरेंज कर दिया। ये सुनकर ज़ीशान फौरन बाहर जाता है और बॉक्सेस की तरफ देखता है। जैसे ही वो एक बॉक्स खोलता है, वो देखता है कि उसमें मौजूद हथियार बहुत ही बुरी हालत में हैं। उन्हें जंग लग चुका है। फिर वो एक एक करके सारे बॉक्सेस ओपन करवाता है। उन सब में मौजूद सामान किसी काम का नहीं होता। ये देखकर ज़ीशान को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉगर पर गुस्सा होने लगता है। तभी उनका एक सोल्जर बिंग आता है और ज़ीशान से कहता है कि लीजा उसका वेट कर रही है। ज़ीशान लीजा के पास जाता है। लीजा उसे कहती है कि गल्ला खरीदने के बदले में जो तुम लोग जेम्स देते थे अब वो खत्म हो चुके हैं, और फिर वो उसे एक बहुत बड़ा सा बिल देती है और उसे जल्द से जल्द पे करने के लिए कहती है। ज़ीशान उससे कुछ दिन का टाइम लेता है और फिर वो रॉगर को बुलाता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द बाहर जगह खोदो और जमीन के नीचे से खजाना ढूंढो। फिर मंजिल बदलता है। हम एक बार फिर से मीटिंग हॉल का मंजिल देखते हैं। बूढ़े चीफ की सदारत में वहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं और उन सब के सामने कमांडर लिन खड़ा होता है। वहाँ मौजूद लोग लिन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लिन उस पर जस्टिफाई करता है। फिर डिप्टी स्पीकर उससे पूछता है कि तुम्हारा कमांडर लू मंगुई से क्या प्रॉब्लम है, जिस पर लिन जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मंगुई हर वक्त मेरे खिलाफ बोलता रहता है, हमेशा मुझसे नफरत से बात करता है। ये सारी बातें सुनकर सभी उसकी बातों के बारे में सोचने लगते हैं। वीर को कहता है कि ये मेरी इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ कंफ्यूज होकर बातें करने लगते हैं। मंजिल बदलता है। हम देखते हैं कि ज़ीशान के साथी और डेमंस जमीन खोदकर जेम्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी डेमंस के हाथ एक स्टोन लगता है और वो उसे ज़ीशान के पास ले जाते हैं। ज़ीशान उसे बताता है कि ये एक बहुत ही यूनिक जेम है। फिर वो सब लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ से डेमन को वो जेम मिला था। कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि जेम्स का एक बहुत बड़ा ढेर मौजूद होता है। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हम अब अमीर हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशान कुछ सस्पेक्टेड नजरों से आगे की तरफ बढ़ता है और आगे एक दरख्त के नीचे एक पत्थर को हटाने उसे एक तंग रास्ता दिखाई देता है। ज़ीशान के पीछे उसके साथी भी आ जाते हैं। ये देखकर ज़ीशान ये डिसाइड करता है कि रॉगर और वो इस सुराख के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इसके अंदर कौन सी मिस्ट्री मौजूद है। फिर वो दोनों सुराख के रास्ते अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी अंदर जाने पर उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। ज़ीशान अपनी टेक्निक लड़ाते हुए उस दरवाजे को खोल लेता है। दरवाजा खुलने पर वो लोग देखते हैं कि सामने बहुत सारे जेम्स मौजूद होते हैं। देखकर वो हैरान रह जाते हैं।
फिर उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो दोनों आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर देखते हैं कि एक गहरी खाई में काफी तादाद में बौने मौजूद होते हैं और वो हथियार बना रहे होते हैं। आहट पाकर वो ज़ीशुआन और रॉगर की तरफ बढ़ते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी लड़ाई के दौरान एक सीनियर बोना हथियार बनाने वाली भट्टी में गिरने लगता है। तभी ज़ीशुआन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर ज़ीशुआन उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। इस दौरान उस बोने की नजर ज़ीशुआन के हाथ में मौजूद खंजर पर पड़ती है। वो बोना उस खंजर को पहचान लेता है। वो खंजर चांद की रोशनी से बना होता है। ज़ीशुआन देखता है कि वो बोने हथियार बनाने में बहुत माहिर हैं। उनसे मदद के लिए कहता है, जिस पर बोना एक शर्त पर राजी हो जाता है। ज़ीशुआन उसे अपना ये खंजर दे दे। ज़ीशुआन अपनी फोर्स के लिए जंग के सामान के बदले में वो खंजर उसे देने पर राजी हो जाता है। इस तरह वो इस खंजर के बदले में जंग के लिए इक्विपमेंट्स की डील कराता है। आखिर आकर वो अपनी इस डील के बारे में अपनी दोस्तों को बताता है, जिस पर डेमन कहता है कि ये बोने तुम्हारे दिए हुए खंजर को भट्टी में पिघला देंगे। वहाँ बहुत से ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और उनके सामने मिस्टर स्टर्लिंग खड़ा होता है। तभी डिप्टी स्पीकर बोलता है कि स्टर्लिंग, तुम पर 3 तरह के चार्ज हैं। पहला चार्ज है कि तुमने आर्मी के लोगों की सैलरीज नहीं दी। दूसरा चार्ज, कैदियों के साथ बुरा रवैया रखते रहे हो। और तीसरा चार्ज, तुम लोगों को जंग के लिए उकसाते हो। ये सुनकर स्टर्लिंग जवाब देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद स्टर्लिंग बूढ़े चीफ मास्टर के ऑफिस में जाता है। मास्टर उसे एडमायर करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी ली क्वीन से करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि काफी अरसा तुम लोगों की एंगेजमेंट रही है। सुनकर स्टर्लिंग इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है। वो बूढ़े चीफ को बताता है कि मैं प्रिंसेस कार्डन से शादी का वादा कर चुका हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। बूढ़ा चीफ उसे जवाब देता है कि तुम किसी से भी शादी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कार्डन से शादी ना करो। वो हमारे दुश्मन के खानदान से है। लेकिन स्टर्लिंग उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। बूढ़ा चीफ उसे इजाजत देता है कि जंग खत्म होने के बाद तुम उससे शादी कर सकते हो। और इसके साथ ही वो एक बॉक्स निकालता है और प्रिंसेस को देने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती कंगन मौजूद होता है। फिर वो बॉक्स लेकर प्रिंसेस के पास चला जाता है। प्रिंसेस एक गार्डन में वॉक कर रही होती है। स्टर्लिंग उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। फिर वो कंगन निकालता है और प्रिंसेस के हाथ में पहना देता है। कार्डन वो देखकर बहुत खुश होती है। स्टर्लिंग कार्डन से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठे फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। मंजर बदलता है। हम उन्हीं 3 गुंडों को देखते हैं जिन्हें ज़ीशुआन ने रिसेंटली आर्मी में हायर किया होता है। वो तीनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनका टकराव ली मंगोई के सबऑर्डिनेट से होता है। इस टकराव की वजह से दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इस टकराव की वजह से ली मंगोई का सबऑर्डिनेट गिर जाता है। फिर उन लोगों के दरमियान फाइट हो जाती है। देखते ही देखते दोनों कमांडर्स के ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हम बूढ़े चीफ कमांडर को देखते हैं। वो इस सारी सिचुएशन पर मिस्टर लिन पर गुस्सा कर रहा होता है। वो लिन को ऑर्डर देता है उस प्रोविंस में जाए जहाँ पर तमाम फोर्सेस रुकी हुई हैं और उनकी सुपरविजन करे। लेकिन लिन ये कहकर इनकार कर देता है कि मेरी बीवी किसी भी वक्त मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं इस सूरत हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर बूढ़ा चीफ कमांडर उसे कुछ ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। देखते हैं कि ज़ीशुआन कुछ जेम्स लीजा को देकर उसका सारा उधार चुकाता है। फिर वो लोग उस बोनो के घर में के लिए इक्विपमेंट्स लेने के लिए जाते हैं। रॉगर बोनो के बनाए हुए हथियार देखकर हैरान रह जाता है। वो वाकई शानदार हथियार होते हैं। ज़ीशुआन अपना सामान लेकर वहाँ से जाने ही लगता है। तभी एक बोना उसे आवाज देकर उसका खंजर उसे वापस करता है। उसे बताता है कि मैंने ये खंजर भट्टी में भी डालकर देखा, लेकिन ये मेल्ट नहीं हुआ। इस खंजर को तुम ही डिजर्व करते हो। हम देखते हैं कि ज़ीशुआन के साथ ही वो जंग का इक्विपमेंट लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर एक आहट सुनाई देती है। मंजर बदलता है। देखते हैं कि डेमन क्लान का सेकंड प्रिंस अपने पैलेस में मौजूद होता है। उसके पास एक पर्सन आता है और जंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। फिर हम मिस्टर स्टर्लिंग को देखते हैं। वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डेमन्स की फोर्स पर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। फिर कैमरा हमें दिखाता है ज़ीशुआन के दोस्त आहट पाने पर उस चक्कर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स निकलकर सामने आ जाते हैं। फिर हम जंग का मैदान देखते हैं।
वहाँ पर एक ह्यूमन फोर्स डेमन की फोर्स के साथ लड़ रही होती है। काफी देर ये फाइट जारी रहती है। इस फाइट में डेमन्स जीत जाते हैं, जिसमें बहुत से इंसान मारे जाते हैं और कुछ लोगों को कैद कर लिया जाता है। हम ज़ीशुआन और उसके सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं। वो लोग डेमन्स पर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हम एक बार फिर से ह्यूमंस और डेमन्स की वार देखते हैं। हम देखते हैं कि इस लड़ाई में एक ह्यूमन ग्रुप छुपकर उसमें शामिल होता है। फिर हम एक बार फिर से इंसानों और डेमन्स की वार देखते हैं। इस जंग में भी जीत डेमन्स की होती है और वो इस जीत का जश्न मनाने लगते हैं। हम डेमन क्लान के थर्ड प्रिंस को देखते हैं। वो अपनी फोर्स के साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। हम कमांडर लेन को देखते हैं। वो अपने कुछ लोगों के साथ लुइफिंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस से मिलता है और डेमन्स की जंग के बारे में डिस्कस करता है। फिर वो प्रिंसेस के सिटी की टूटी हुई वॉल को फौरन रिपेयर करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि डेमन्स की फोर्स किसी भी वक्त उन पर अटैक कर सकती है, सो उन सबको उनसे बचने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर हम स्टर्लिंग को देखते हैं। उसका एक साथी लास्ट नाइट होने वाली मिंगुई की फोर्स और डेमन्स के दरमियान जंग के बारे में बताता है। उसे बताता है कि ये जंग मिंगुई की फोर्स हार चुकी है और इस हार पर मिंगुई पागल हो जाता है। फिर हम स्टर्लिंग को एक ऑफिस में देखते हैं। कुछ लोग उसके पास खड़े जंग के बारे में रिपोर्ट दे रहे होते हैं। स्टर्लिंग ये सब सुनकर डेमन्स पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। हम देखते हैं कि डेमन की फोर्स रात अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। तभी स्टर्लिंग के कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वहां मौजूद डेमन्स को मार देते हैं, उनके कैंप्स को आग लगा देते हैं। फिर हम डेमन क्लान के थर्ड प्रिंस को देखते हैं। वो अपने एक साथी के साथ मौजूद होता है और उसका साथी प्रिंस को बताता है कि स्टर्लिंग अपनी पूरी फोर्स के साथ आ चुका है। ह्यूमन फोर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और हम उनसे यकीनन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर प्रिंस ये जंग विथड्रॉ करने के लिए कहता है। फिर हम डेमन फोर्स के सेकंड प्रिंस को देखते हैं। एक पर्सन उसके पास आता है और जंग के हालात बताता है, लेकिन प्रिंस ये जंग जारी रखने का हुक्म देता है। फिर हम ज़ीशुआन और उसकी फोर्स को देखते हैं, जो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और आहट पाकर रुक जाते हैं। मंजर बदलता है। हम बूढ़े चीफ को देखते हैं। उसके सामने एक कमांडर मौजूद होता है। बूढ़ा चीफ उससे पूछता है कि जंग के बारे में क्या खबर है, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा चीफ गुस्से में आ जाता है। टेबल में मौजूद एक कप उठाकर कमांडर की तरफ फेंकता है, जिससे वो कप टूट जाता है। फिर हम स्टर्लिंग को देखते हैं। उसके पास एक पर्सन आता है और उसे इन्फॉर्म करता है आर्मी की 7th फोर्स भी यहाँ पर आ चुकी है और वो सब डेमन्स पर अटैक के लिए तैयार हैं। फिर हम डेमन्स के थर्ड प्रिंस को देखते हैं। उसके पास एक पर्सन आता है और वो उसको स्टर्लिंग की फोर्स के बारे में बताता है कि उनकी फोर्स करीब आ चुकी है। इस पर वो कहता है कि उन्हें जाने दो, कोई भी उन पर अटैक ना करे। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशुआन और उसके साथी एक जंगल में मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर एक कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग ज़ीशुआन और उसकी फोर्स से लड़ने लगते हैं। अचानक वो रुक जाते हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ज़ीशुआन उन्हें पहचान लेता है कि ये तो ली होंग के आदमी हैं। में से एक पर्सन उसे बताता है कि मेरे पास जंग को लेकर एक अहम खबर, और फिर वो मिस्टर स्टर्लिंग के बारे में एक अहम खबर उसे देता है। ज़ीशुआन उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने तो येनजिंग को भी मारा था, पर वो जवाब देता है कि ली होंग ने हमसे धोखे में ऐसा करवाया, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो मजीद कहता है कि स्टर्लिंग की जान खतरे में है। इस जंग के दौरान डेमन्स ने उन्हें मारने का प्लान किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीशुआन एक डिसीजन लेता है। वो कहता है कि मैं पाई डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ। वो एक खतरनाक जगह है, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो वो यहाँ रुक सकता है। ये सुनकर सभी ज़ीशुआन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ मौजूद ली होंग के आदमी भी ज़ीशुआन के साथ जाने के लिए कहते हैं, जिस पर ज़ीशुआन और उसकी टीम एग्री कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि स्टर्लिंग अपनी फोर्स के साथ एक जंगल में मौजूद होता है। इनकी फोर्स आराम की गर्ज से वहां रुकी होती है। दूसरी तरफ हम डेमन्स के थर्ड प्रिंस को देखते हैं। वो सिटी में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों को आग लगाकर ब्लॉक कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टर्लिंग पाई सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में जगह जगह आग लगी होती है, लेकिन रास्ता आग लगाकर ब्लॉक किया होता है। फिर एक पर्सन स्टर्लिंग के पास आता है और उसे बताता है कि ये शहर सील हो चुका है और कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का एक ग्रुप 2 डेमन्स के साथ जंगल के रास्ते से बढ़ रहा होता है।
वो लोग डायमंड्स के कैंप्स की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ एक रात स्टे के लिए कहते हैं। उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देते हैं। प्रिंस उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। वो लोग वहाँ मौजूद डायमंड की फोर्स पर अटैक करती है। इसके साथ ही ज़ीशुआन की आर्मी डायमंड्स के कैंप पर अटैक कर देती है। इस अटैक में डायमंड क्लान का थर्ड प्रिंस भी मारा जाता है और हम देखते हैं कि उस पर अटैक करने वाले की आंखें चमक रही होती हैं और उसकी आंखों से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है, यानी ये ज़ीशुआन था। उन लोगों को मारने के बाद ज़ीशुआन की फोर्स को हम वहां से जाता हुआ देखते हैं। मंजिल बदलता है, हम मिस्टर स्टर्लिंग को देखते हैं। वो अपनी फोर्स को पाई सिटी से विथड्रॉ का ऑर्डर देता है। हम देखते हैं कि ज़ीशुआन स्टर्लिंग की डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। उसे देखकर स्टर्लिंग फौरन गेट ओपन करने के लिए कहता है। स्टर्लिंग ज़ीशुआन से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि डायमंड क्लान के सेकंड प्रिंस के पास थर्ड प्रिंस मौजूद होते हैं। हमें पता चलता है कि ज़ीशुआन के अटैक से प्रिंस की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उसका एक बाजू जख्मी हो गया था। एक प्रिंस उसके इस हार पर बुजदिली समझ रहा होता है। वो सारे प्रिंस एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। सेकंड प्रिंस अपने एक बेटे को अपनी आर्मी के 2 ग्रुप्स का लीडर बना देता है और उसे स्टर्लिंग की फोर्स के साथ फाइट करने का ऑर्डर देता है। हम स्टर्लिंग को देखते हैं, उसके साथ ज़ीशुआन सिटी के गेट पर मौजूद होते हैं। फिर हमें एक तरफ से डायमंड्स की एक बहुत बड़ी फोर्स आती हुई दिखाई देती है। ज़ीशुआन और स्टर्लिंग जंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स का जायजा लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि उनके पास जंग का सामान काफी तादाद में मौजूद है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट कम है। फिर मंजिल बदलता है, हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो एक ऐसी सिटी में मौजूद होता है जहाँ स्नो फॉलिंग हो रही होती है। उसके पास एक पर्सन आता है और डायमंड्स की जंग में एक्टिविटी के बारे में बताता है। वहाँ पर लुइफिंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस आ जाती है और मिस्टर लिन से एक बेगुनाह बच्चे के मारे जाने पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। बहुत गुस्से में होती है। मिस्टर लिन अपने पास खड़े आदमी को ऑर्डर देता है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए फौरन एक मीटिंग अरेंज की जाए। हम देखते हैं कि कुछ लोग मिस्टर लिन से मिलने के लिए उसकी रेजिडेंस के गेट पर मौजूद होते हैं। तेज सर्दी की वजह से उनका वहां खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। हम एक बार फिर से लिन और थर्ड प्रिंसेस को देखते हैं। मिस्टर लिन प्रिंसेस से सिटी की वॉल की रिपेयरमेंट के बारे में पूछता है। प्रिंसेस उसे बताती है कि बस कुछ ही दिनों में वो वॉल रिपेयर हो जाएगी। फिर प्रिंसेस की नजर बाहर खड़े उन्हीं लोगों पर पड़ती है। प्रिंसेस मिस्टर लिन से कहती है कि ये लोग 3 दिन से तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। पर लिन उसे जवाब देता है कि मैं इन्हें देख लेता हूँ। हम देखते हैं कि मिस्टर लिन अपने एक सोल्जर को उन लोगों के पास भेजता है और उन्हें बताता है कि मैं उनसे कल मिलूंगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो पर्सन उन्हें धमकाते हुए कहता है कि तुम लोग इस सिटी से जा सकते हो और वॉरेन फॉरेस्ट में स्टे करो। बाकी की इंस्ट्रक्शंस मिस्टर लिन के मिलने के बाद मैं तुम्हें कल दूंगा। ये सुनकर वो लोग खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही पर्सन मिस्टर लिन के पास जाता है और उसे स्टर्लिंग और डायमंड के दरमियान होने वाली जंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। तभी प्रिंसेस और मिस्टर लिन के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और लिन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मंजिल बदलता है, हम देखते हैं कि डायमंड्स की एक बहुत बड़ी फोर्स कैदी इंसानों को अपने साथ लिए सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी ताकि स्टर्लिंग और ज़ीशुआन उस पर अटैक ना करें, लेकिन इसके बावजूद वो साथ साथ उन इंसानों को कत्ल कर रहे होते हैं। ये देखकर स्टर्लिंग और ज़ीशुआन गुस्से से खौलने लगते हैं। फिर स्टर्लिंग एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेता है और अपनी फौज से डायमंड्स पर अटैक करने के लिए कहता है। स्टर्लिंग की तरफ से एक एरोस की बारिश होती है और उनकी तरफ पड़ने वाले डायमंड्स और कुछ मासूम लोग सब मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बूढ़े चीफ मास्टर के कमरे में ली क्वीन और मिंगुई होते हैं। ली क्वीन मिस्टर स्टर्लिंग की तरफ से आया हुआ खत पढ़ रही होती है। इसमें वो जंग के हालात के बारे में बताता है। इस खत में हमें बहुत से लोगों के मारे जाने की इत्तला मिलती है। मजीद उसमें एक सिटी को बचाने के लिए चीफ आर्मी की तरफ से कोई डिसीजन लेने के लिए कहा होता है। फिर हम डायमंड्स के प्रिंस की क़यादत में डायमंड्स की एक बहुत बड़ी फोर्स को पाई सिटी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। डायमंड की फोर्स पाई सिटी पर अटैक कर देती है और डायमंड्स एक बहुत बड़ी सीढ़ी दीवार के साथ लगाकर सिटी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कमांडर ज़ीशुआन और उनकी फोर्स मुसलसल उनसे लड़ रहे होते हैं। डायमंड तादाद में इस कदर ज्यादा है कि हर तरफ डायमंड्स ही डायमंड्स दिखाई देते हैं। फिर ज़ीशुआन बहुत बड़े बड़े वेपन्स उन पर फायर करने से
एक बड़ी तादाद में डायमंड्स मरने लगते हैं। ये देखकर डायमंड्स का प्रिंस गुस्से में आ जाता है और अपने फोर्स को सिटी के दूसरी साइड से भी अटैक करने के लिए कहता है। फिर मंजिल बदलता है। डायमंड्स के एक और तीसरे प्रिंस को देखते हैं। वो ज़ी शुआन के हाथों जख्मी हुए अपने एक भाई के कैंप में जाता है। जख्मी प्रिंस अपने भाई से जंग के मैदान में जाने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे अपने फादर का डिसीजन बताकर रिफ्यूज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डायमंड्स की फोर्स ने के उस साइड पर भी अटैक कर दिया है जहां पर स्टर्लिंग की फोर्स मौजूद थी। स्टर्लिंग अपनी फोर्स के साथ डायमंड से लड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डायमंड्स एक बहुत बड़े वेपन के साथ सिटी का गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये देखकर स्टर्लिंग एक बहुत बड़े एरो के साथ डायमंड्स के लीडर पर अटैक करता है, जिससे वो लीडर मारा जाता है। अपने लीडर को मरता हुआ देखकर वहां मौजूद सभी डायमंड्स पीछे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ी शुआन और उसकी फोर्स को मुसलसल डायमंड्स के साथ फाइट करता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि डायमंड्स का प्रिंस अपनी दूरबीन के साथ जंग के हालात देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक तरफ से आवाज आती है, डायमंड्स का लीडर मारा जा चुका है और उसकी फोर्स अब पीछे की तरफ आ रही है। ये सुनकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। ये सुनकर वो अपनी एक और फोर्स को सिटी पर अटैक करने के लिए कहता है। इस लड़ाई के दौरान ज़ी शुआन जंग के मैदान में फायर अटैक करता है, जिससे वहां पर मौजूद डायमंड्स को आग लग जाती है और वो डायमंड्स पीछे की तरफ पलटने लगते हैं। तभी वहां पर डायमंड्स से लड़ता हुआ स्टर्लिंग भी आ जाता है। फिर कैप्टन स्टर्लिंग सिटी के गेट से अपनी फोर्स के साथ डायमंड्स पर अटैक करता है। डायमंड्स के साथ स्टर्लिंग की फाइट मुसलसल जारी होती है। मिस्टर लिन को देखते हैं। वो अपनी फोर्स के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसका एक साथी बताता है कि पाई सिटी थोड़ा ही दूर रह चुका है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट जारी है। ये सुनकर लिन ऑर्डर करता है कि हम पाई सिटी की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं कि डायमंड्स स्टर्लिंग की फोर्स से डरते हुए पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं और स्टर्लिंग अपनी फोर्स के साथ उनको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि ज़ी शुआन मुसलसल ड्रम बजाकर स्टर्लिंग को कुछ सिग्नल दे रहा होता है। ये सब देखकर डायमंड्स का प्रिंस अपने साथ खड़े एक पर्सन को ऑर्डर करता है कि वो अपनी फोर्स के साथ जाए और स्टर्लिंग की फोर्स पर अटैक करे। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस स्टर्लिंग को मारने के बदले में एक बहुत बड़ी रकम का ऐलान करता है। ये बात सुनकर उसके बहुत से साथी स्टर्लिंग को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि डायमंड्स की फोर्स का एक लीडर प्रिंस के पास जाता है और उसे कहता है, हमारी बहुत थोड़ी फोर्स रह गई है, हमें ये जंग विथड्रॉ कर देनी चाहिए। डायमंड्स को हराने के बाद स्टर्लिंग वापस सिटी में दाखिल होता है। सारी फोर्स उसे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करती है। फिर हम डायमंड्स के उसी जख्मी प्रिंस को देखते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका एक सर्वेंट आता है और उसे जंग के बारे में अपडेट करता है। हम डायमंड्स के सेकंड प्रिंस को देखते हैं। उसके पास एक पर्सन आता है और जंग में अपनी शिकस्त के बारे में इन्फॉर्म करता है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और अपने पास खड़े एक पर्सन जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं होता उसे कहता है कि हमने पाई सिटी को अंडर एस्टिमेट किया है, अब हमें कुछ और सोचना होगा। हम ज़ी शुआन को देखते हैं। वो अपनी फोर्स के जख्मी जवानों को एडमायर करता है। फिर हम देखते हैं कि डायमंड्स के सेकंड प्रिंस का एक असिस्टेंट डायमंड्स के दूसरे थर्ड प्रिंस के पास आता है और उसको और प्रिंस युन का बाजू ज़ी शुआन ने काटा था, उन दोनों को एक सीक्रेट रास्ते से पाई सिटी पर अटैक करने के लिए कहता है। फिर हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो अपनी फोर्स के साथ पाई सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है और रास्ते में आने वाले सभी डायमंड्स को मार रहा होता है। फिर हम एक बार फिर से डायमंड्स के उसी तीसरे प्रिंस को देखते हैं। वो अपने कैंप में एक लड़की के साथ मौजूद होता है। लड़की उसे लुभाने की कोशिश कर रही होती है। उसके पास में जख्मी प्रिंस युन भी मौजूद होता है। वो अपने भाई से जंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है। फिर हम स्टर्लिंग और उसकी फोर्स को देख हमें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 10 दिन का खाना और दवाइयां बची हैं। फिर हम प्रिंस युन को देखते हैं। उनके पास एक सोल्जर आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उनके एक क्लान पर ज़ी शुआन फैमिली के एक और ग्रुप ने अटैक कर दिया है। उनके पास एक स्केलेटन वाला झंडा था। ये सुनकर प्रिंस मिस्टर लिन को पहचान लेता है। हम देखते हैं कि प्रिंस युन मैजिकल स्वॉर्ड के साथ वाइन के बहुत बड़े बड़े ड्रम्स पर मैजिक करता है और अपने सामने खड़े बहुत से डायमंड्स को कहता है कि ये मैजिकल वाइन पीने से आपके अंदर मौजूद खौफ खत्म हो जाएगा और मैंने आपके वेपन्स पर भी मैजिक कर दिया है। ये सुनकर सब डायमंड्स वाइन पीने के लिए अपने अपने बाउल्स के साथ वाइन की ड्रम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीछे खड़ा एक दूसरा प्रिंस पास खड़े अपने साथी को बताता है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी वाइन है, इसमें कोई मैजिक ऐड नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि लिन की फोर्स ने
जंगल की एक ऊंची जगह पर अपना झंडा लगा दिया है। हम रिवर के दोनों किनारों पर लिन और डेमन की फोर्स को देखते हैं। इनका एक साथी उससे जंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि अभी कुछ देर इंतजार करो, हवा का रुख देखते हैं। फिर हम देखते हैं डेमन के प्रिंस के कैंप में एक पर्सन एंटर होता है और उसे बताता है लिन की फोर्स के इर्द गिर्द काफी दूर तक जीशुआन फैमिली की कोई आर्मी मौजूद नहीं है। ये सुनकर डेमन का प्रिंस खुश होने लगता है और फिर वो अपनी फोर्स को रिवर क्रॉस करने का ऑर्डर देता है। फिर हम डेमन्स की फोर्स को रिवर क्रॉस करते हुए देखते हैं कि प्रिंस यन के पास एक पर्सन आता है और उसे बताता है कि डिलिन का कैंप खाली है, वो 3 दिन से आपको ट्रैप कर रहा था। फिर हम स्टर्लिंग और जीशुआन को देखते हैं। उन्हें आसमान पर एक तरफ से काइट्स उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर मिस्टर स्टर्लिंग कहता है कि ये यकीनन डेमन्स की कोई चाल है। तभी एक पर्सन एक काइट को लेकर अंदर दाखिल होता है। उन्हें बताता है कि ये काइट हमें करीब से मिली थी। जीशुआन उस काइट को गौर से देखता है और पहचान लेता है कि ये काइट मिस्टर लिन की तरफ से एक सिग्नल है। फिर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस युन के कैंप में आता है और उसे अपडेट करता है कि मिस्टर लिन वहां से भाग चुका है। ये सुनकर प्रिंस युन अपने भाई से कहता है कि जो भी है हमें पाई सिटी पर जल्द से जल्द कब्जा करना होगा। फिर हम देखते हैं रात के अंधेरे में एक फोर्स पाई सिटी की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि डेमन्स की एक बहुत बड़ी फोर्स एक बार फिर से पाई सिटी पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। रात से सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि डेमन्स की फोर्स सिटी के बाहर मौजूद होती है, लेकिन वो लोग स्टर्लिंग और उसकी फोर्स पर अटैक नहीं करते। हम मिस्टर लिन को देखते हैं। एक पर्सन उसके पास आता है, उसे बताता है हमारा रास्ता डेमन्स की 50,000 की फोर्स ने ब्लॉक किया हुआ है। ये सुनकर लिन अपनी फोर्स के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम लुईफिंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस को देखते हैं। उसके पास एक पर्सन आता है, वो प्रिंसेस को बताता है कि डेमन्स की फोर्स उनके सिटी की तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर प्रिंसेस ऑर्डर देती है कि शहर में सबसे कहें कि फौरी तौर पर वो शहर खाली कर दें। फिर प्रिंसेस अपनी फोर्स के साथ जंग के मैदान की तरफ बढ़ने लगती है। जंग के मैदान में उसका सामना मिस्टर लिन से होता है। मिस्टर लिन को जिंदा देखकर खुश होती है। मिस्टर लिन उसे बताता है कि आगे डेमन्स की एक फोर्स मौजूद है, इसलिए वो वापस पलट जाएं। वो अपने लिए प्रिंसेस से एक कैरेज अरेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि वो शांगरू डिस्ट्रिक्ट वापस जाना चाहता है। फिर हम 3 दिन बाद का मंजर देखते हैं। मिस्टर लिन अपनी फोर्स के साथ निंग के घर पर जाता है और निंग से कहता है कि वो प्रिंसेस को अपने साथ ले जाना चाहता है। डेमन्स के साथ उनकी फाइट जारी है, इसलिए प्रिंसेस गार्डन के लिए बेहतर है कि उसे यहाँ से ले जाया जाए। वो ऐसा उसकी सिक्योरिटी की वजह से कर रहा है। ये सुनकर निंग स्टर्लिंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये कहकर रिफ्यूज कर देता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी के हाथों मजबूर हूँ। प्रिंसेस का मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। मिस्टर जीशुआन और स्टर्लिंग की जान खतरे में है। तभी दरवाजे के पीछे से प्रिंसेस गार्डन निकलकर सामने आती है और लिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो किंग से कुछ देर बात करने की इजाजत लेती है। मिस्टर लिन से कहता है कि ठीक है, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद प्रिंसेस निंग से कहती है कि तुम उदास मत हो। इस पर निंग जवाब देती है कि मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि जब स्टर्लिंग वापस आएगा और आपको ना देखकर वो बहुत उदास होगा। जिस पर प्रिंसेस जवाब देती है कि मेरे जाने से एटलीस्ट स्टर्लिंग जिंदा तो वापस आएगा। इस गार्डन के जाने पर निंग बहुत उदास होती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लिन और प्रिंसेस गार्डन एक गैरेज में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में प्रिंसेस मिस्टर लिन से स्टर्लिंग के बारे में पूछती है। इसके साथ साथ डेमन्स की फोर्स के लीडर के बारे में पता करती है। लिन उसे बताता है कि डेमन की फोर्स को प्रिंस युन लीड कर रहा है। लिन एक जगह पर रुककर अपने साथी से कहता है कि अगर प्रिंसेस गार्डन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो आर्मी चीफ के कमरे में दाखिल होता है। वो बूढ़े चीफ से कहता है कि मैंने आपका वादा पूरा कर दिया। फिर बूढ़ा चीफ उसे जंग में स्टर्लिंग के पीछे जाने के लिए कहता है। इस पर लिन बताता है कि वो लोग कुछ भी कर ले, डेमन्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। डेमन्स तादाद में बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक सूरत है इसमें जंग रोकने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। ये पूछने पर वो उसे बताता है कि अगर फार ईस्ट का एरिया उन्हें सौंप दिया जाए। सुनकर बूढ़ा चीफ इस बात से एग्री नहीं करता। उस पर लिन उसे समझाने लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सारे हालात जानने के बाद बूढ़ा चीफ मिस्टर लिन से एग्री कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक पाई सिटी पर डेमन्स की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होती। फिर एक दिन अचानक से डेमन फोर्स के कुछ सोल्जर्स छुपकर सिटी में एंटर होकर अटैक करते हैं। इस अटैक में जीशुआन और स्टर्लिंग की फोर्स के काफी लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं।
कुछ लोग एंटर होकर सीशवान और शिकारा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाहर पाकर स्टर्लिंग भी बाहर की तरफ दौड़ता है। वो लोग सीशवान और शिकारा पर अटैक कर देते हैं। तुरंत वो सिटी का गेट खोलने की भी कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंस युन छुपकर सिटी का गेट खुलने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो सिटी में एंटर होकर उन पर अटैक कर सके, लेकिन गेट दोबारा बंद कर दिया जाता है। इस फाइट के दौरान आर्मी का एक अहम सोल्जर गेट को बंद रखने के लिए अपनी जान दे देता है। उसकी मौत पर सीशवान और सारी फोर्स बहुत दुखी होती है। इस फाइट में प्रिंस युन की तरफ से भेजे हुए सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं सिटी का गेट खुलता है और उसमें सीशवान और उसके साथी निकलकर सामने आते हैं और सामने खड़े प्रिंस युन से कहते हैं यहाँ से सारी डेड बॉडीज उठा लें। सीशवान कहता है कि अगर तुम दोबारा आना चाहो तो दरवाजा नॉक करके आना। देखते हैं सीशवान और मिस्टर स्टर्लिंग सिटी की छत पर से दूर खड़ी एक डेमंस की फोर्स को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि वो लोग 3 घंटों से वहाँ ऐसे ही मौजूद हैं, उनकी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। भी पता चलता है कि वहाँ डेमन क्लान का एम्परर आ रहा है। एम्परर के आने पर सब डेमंस की रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं। एम्परर अपनी कैरेज से निकलकर अपने हाथ में पहनी हुई एक रिंग को हिलाता है, जिससे एक अजीब सी वेव निकलती है और हर तरफ फैल जाती है। इस वेव से स्टर्लिंग, ज़ीशान और उनकी फोर्स अपने हवास खोने लगती हैं। वो लोग हैरान होते हैं कि ये क्या अजीब चीज थी। तभी डेमंस का एक कमांडर एम्परर से कहता है कि तमाम इंसानों को मर जाना चाहिए। ये सुनकर वहाँ खड़ा एक ह्यूमन सोल्जर एम्परर के सामने रहम के लिए अपना सर जमीन पर मारने लगता है। दूर खड़ा ज़ीशान उसे पहचान लेता है। फिर मंजिल बदलता है। हम मिस्टर लिन को अपने कुछ साथियों के साथ फॉरेस्ट में गुजरते हुए देखते हैं। फिर उसके सामने कुछ डेमंस आ जाते हैं। मिस्टर लिन उन डेमंस से लड़ता है। डेमंस की फोर्स में से एक पर्सन सामने आता है और उनको ऐसा करने से रोक देता है। कैमरा में डेमंस के एम्परर को दिखाता है। तो प्रिंस युन से जंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि हमने पाई सिटी के पानी सप्लाई का सारा कनेक्शन खत्म कर दिया है। शहर के बाहर तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर हम ये जंग बिना लड़े ही जीत जाएंगे। प्रिंस युन से पाई सिटी को चारों तरफ से ब्लॉक करने के लिए फोर्स की बजाय कुछ मैसन्स को हायर करने के लिए कहता है। प्रिंस युन एम्परर को यकीन दिलाता है कि 2 दिन के अंदर पाई सिटी पर कब्जा कर लेगा और स्टर्लिंग का सर उसे पेश करेगा। हम देखते हैं कि एम्परर और उसके दोनों बेटे पैलेस में मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, उसे मिस्टर लिन के आने का बताता है। इसे मिस्टर लिन एम्परर को बुलाता है। एम्परर की रिंग से वो ही एक अजीब वेव निकलती है, जैसे पूरे हाल में जलजला सा आने लगता है। एम्परर अपनी आंखें खोलता है और मिस्टर लिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मिस्टर लिन उसे जवाब देता है कि मैं आपसे इस जंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद है और ये लड़ाई सदियों से चलती आई है। इस लड़ाई का कभी भी एंड नहीं हुआ। फिर वो इस लड़ाई को खत्म करने के बदले में फार ईस्ट का एरिया देने की बात करता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके साथ ही मिस्टर लिन कुछ एग्रीमेंट पेपर एम्परर के एक मुलाजिम को देता है। एम्परर वो पेपर्स देखने के बाद लिन से कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, जिस पर लिन जवाब देता है पाई सिटी को आजाद कर दिया जाए और वहाँ मौजूद फोर्सेस को उनके घर जाने दिया जाए। तो एम्परर गुस्से में आ जाता है और मिस्टर लिन से कहता है फार ईस्ट एरिया तो पहले ही मेरा था, यही चीज तुम मुझे कैसे दे सकते हो? तुम मुझसे इसके अलावा वॉरेन सिटी की बात करो भी। मिस्टर लिन उसे कहता है कि इसके साथ ट्रान फैमिली आपको कुछ और भी गिफ्ट देना चाहती है। फिर उसके साथ ही वो एक लेटर निकालता है और एम्परर की तरफ पढ़ाता है। वो लेटर प्रिंसेस कार्डन का होता है, जिसका लेटर और बैज देखकर एम्परर वहाँ मौजूद सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम स्टर्लिंग और सीशवान को देखते हैं, जो सिटी के गेट के ऊपर से सिटी की तरफ बढ़ते हुए बहुत से डेमंस को देखते हैं। इन्हें देखकर स्टर्लिंग कहता है कि अब हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कैमरा में एक बार फिर से एम्परर का मंजर दिखाता है। मिस्टर लिन एम्परर से डील करता है पाई सिटी में मौजूद उनके साथियों को जाने दिया जाए। एम्परर इस बात से एग्री कर लेता है। मिस्टर लिन को डेमन क्लान के कुछ लीडर्स के साथ एग्रीमेंट पेपर साइन करते हुए देखते हैं। हम सीशवान और मिस्टर स्टर्लिंग को देखते हैं। वो लोग अपनी फोर्स के साथ
डेमंस की फोर्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस युन अपनी फोर्स को सिटी पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी एक पर्सन आता है और मिस्टर युन से कहता है कि आपके लिए ऑर्डर। प्रिंस युन अपने फादर से मिलने के लिए उसके कैंप की तरफ बढ़ता है। फादर के वहाँ ना होने की वजह से वो उसके असिस्टेंट से विथड्रॉ करने के न्यू ऑर्डर के बारे में पूछता है। इस पर वो पर्सन लिन के साथ होने वाले एग्रीमेंट के बारे में बताता है और प्रिंस युन से कहता है कि अपनी फोर्स को वापस बुला लो, ये बात विथड्रॉ हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जीशान और स्टर्लिंग सिटी में वॉक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनसे मिलने एक पर्सन आया है। वो पर्सन उन दोनों को मिस्टर लिन का एक लेटर देता है, इसमें वो इस एग्रीमेंट के बारे में बताता है और ईस्ट का एरिया डेमंस को देने पर मिस्टर स्टर्लिंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से से एक पंच टेबल पर मारता है, जिससे वो टेबल टूट जाता है। हम देखते हैं कि स्टर्लिंग अपनी फोर्स के साथ पाई सिटी से जा रहा होता है। उन्हें देखकर डेमन क्लान के सोल्जर्स स्टर्लिंग की फोर्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर हम स्टर्लिंग और उसकी फोर्स को सिटी में एंटर होता हुआ देखते हैं। वहाँ पर मौजूद लुई फिंग फैमिली की थर्ड प्रिंसेस सबका वेलकम करती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस कार्डन को अपने घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। मिस्टर लिन स्टर्लिंग को एक दूसरे से मिलते हुए देखते हैं। स्टर्लिंग मिस्टर लिन से पूछता है डेमन इस जंग से पीछे क्यों हटे, जबकि आधा एरिया तो वो फतह कर चुके थे। ये सुनकर मिस्टर लिन उसे जवाब देता है इस मामले में प्रिंसेस कार्डन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। कार्डन का नाम सुनकर स्टर्लिंग चौंक जाता है। लिन से कहता है कि सो वो वापस चली गई और इसके साथ ही वो पीछे की तरफ भागने लगता है। उसे रोकने के लिए लिन उसके पीछे भागता है, उससे लड़ने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हम उसे कार्डन के लिए रोता हुआ देखते हैं। इसी तरफ हम प्रिंसेस कार्डन को भी लिन की याद में रोता हुआ देखते हैं। स्टर्लिंग की फोर्स को वांगलो सिटी में दाखिल होता हुआ देखते हैं। गेट पर खड़ी हुई माएं टैंक से आने वाले लोगों में अपने बच्चों को तलाश कर रही होती हैं। हम देखते हैं कि स्टर्लिंग के पास स्नेक आती है और उसे कुछ फ्लावर्स देती है और उसे बताती है कि ये फ्लावर्स प्रिंसेस कार्डन आपके लिए छोड़कर गई थी। ये सुनकर स्टर्लिंग उन फ्लावर्स को गुस्से से गिरा देता है। ये देखकर निंग को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखते हैं कि रात को लेट नाइट स्टर्लिंग वहाँ वापस आता है और पास पड़ी डस्टबिन में से उन फ्लावर्स को निकालता है। वो प्रिंसेस कार्डन के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करके रोने लगता है। फिर हम प्रिंसेस कार्डन को अपने फादर से मिलता हुआ देखते हैं। फिर उसका भाई प्रिंस युन भी वहाँ आ जाता है। से मिलने के बाद प्रिंसेस कार्डन वहाँ से चली जाती है। प्रिंस युन अपने फादर से कहता है कि जीशान फैमिली से कोई कमांडर आपसे मिलना चाहता है। हम मिस्टर जीशान को एम्परर के कैंप में दाखिल होता हुआ देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जीशान प्रिंस युन को बटरिंग करते हुए की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके लिए बहुत से दलाइल पेश करता है। बातें सुनकर प्रिंस युन अपने एक साथी को बुलाता है, उसके साथ जीशान को आराम के लिए भिजवा देता है। उसके जाने के बाद प्रिंस युन का दूसरा भाई आता है और उससे पूछता है फादर का इसके बारे में क्या डिसीजन है, जिस पर वो जवाब देता है कि फादर चाहते हैं कि मैं इसकी इंक्वायरी करूं और इसकी शनाख्त जानने की कोशिश करूं। फिर प्रिंस जेशा उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीशान को हायर करते हैं तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें एम्परर के पैलेस का मंजर दिखाता है। एम्परर का असिस्टेंट जीशान की सारी हिस्ट्री उसके सामने बता रहा होता है। वहाँ पर तीनों प्रिंस भी मौजूद होते हैं। काफी बहस के बाद वो लोग जीशान को अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर हम जीशान को एक बार फिर से एम्परर के सामने देखते हैं। एम्परर के रिंग से निकलने वाली वेव जीशान पर पूरी तरह इफेक्ट कर रही होती है। उस वेव के खत्म होने के बाद एम्परर उससे कहता है मेरे सामने तुम वो दूसरे इंसान हो जो इस कदर कामली खड़े हो। पहला मिस्टर डिलन था। ये सुनकर जीशान उसके सामने लिन को एडमायर करने लगता है। एम्परर जीशान को एडमायर करता है और उसे बताता है कि वो उसे अपनी फोर्स में शामिल कर रहा है। फिर हम जीशान को डेमंस के कब्जे में जीशान की फोर्स के आदमियों से बात करता हुआ देखते हैं। जीशान को डेमंस के हक में बोलते हुए देखकर वहाँ मौजूद लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो लोग आकर जीशान पर हमला कर देते हैं। प्रिंस युन के कहने पर कुछ डेमन आकर जीशान को उन लोगों के हमले से बचाता है। फिर हम देखते हैं कि डेमन क्लान अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर जीशान ना चाहते हुए क्लान का यूनिफॉर्म पहनता है। फिर हम प्रिंसेस कार्डन को देखते हैं। कार्डन के कमरे के बाहर खड़ी लड़कियां जीशान के बारे में बातें कर रही होती हैं। जीशान की मौजूदगी का सुनकर प्रिंसेस कार्डन को गुस्सा आता है।
दूसरी तरफ मिस्टर ज़ीशान उस पार्टी हॉल में एक गद्दार को देखता है। वो ज़ीशान क्लान की खबरें डेमन क्लान को दे रहा होता है। पार्टी हॉल में प्रिंसेस एंटर होती है और ज़ीशान के सामने आकर उसे डांस करने के लिए कहती है। डांस के दौरान उसे वहाँ से फौरन जाने के लिए कहती है। ज़ीशान उस गद्दार मिस्टर पेंगजिन के पास जाकर अपने नाइफ से खत्म कर देता है। वो कहता है कि जो शख्स ज़ीशान फैमिली से गद्दारी करेगा उसके लिए सिर्फ मौत ही है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और ज़ीशान पर अटैक करने लगते हैं। ज़ीशान को बड़ी महारत के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। लड़ाई के दौरान ज़ीशान की आंखें रेड कलर की रोशनी से चमकने लगती हैं। ये देखकर प्रिंस यून को याद आता है कि ये वही था जिसने उसका बाजू काटा था। मिस्टर ज़ीशान अपनी तलवार प्रिंसेस कार्डन की गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं कार्डन को मार दूंगा, हमें जाने दिया जाए। के साथ ही वो एक शर्त रखता है कि 24 घंटे तक उसका पीछा न किया जाए, वरना कार्डन को मारने में जरा भी देर नहीं करेगा। वो प्रिंसेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि रास्ते में ज़ीशान बहुत बीमार हो जाता है। प्रिंसेस उसे बताती है कि ये उसके भाई के जादू की वजह से हुआ है। प्रिंसेस अपने ड्रेस में से 2 टैबलेट्स निकालती है और वो पिल्स ज़ीशान को दे देती है और उसे बताती है कि इसे खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। रात से सुबह हो जाती है। प्रिंसेस ज़ीशान से कहती है कि अब हमारा जाने का वक्त हुआ चाहता है, शायद अब कभी ना मिले, तुम अपना ख्याल रखना। वो पीछे की तरफ पलट जाती है। ज़ीशान उसे कहता है कि तुम्हारा फियांसी एक अच्छा आदमी है, हो सके तो स्टर्लिंग को भूल जाना। हम देखते हैं कि डेमन क्लान के कुछ लोग इसको रिसीव करने जंगल में आते हैं और उससे ज़ीशान के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रिंसेस बताती है कि मुझे याद नहीं, मैं शायद यहाँ रास्ता खो गई हूँ। कुछ सोल्जर गार्डन को वापस कैंप ले जाने के लिए चले जाते हैं और बाकी ज़ीशान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हम एम्परर के रूम में तीनों प्रिंस को देखते हैं। वो लोग एम्परर को पूरे वाकये के बारे में बताते हैं। इन पर रिवील होता है कि ज़ीशान के पास एक लाइट एनर्जी है जो कि एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल एनर्जी है। ये एनर्जी 300 साल पहले खत्म हो चुकी थी। लाइट पावर सिर्फ लिन फैमिली से ही लिंक्ड है। उन्हें याद आता है कि ज़ीशान का सही नाम लिन ही था। एम्परर हुक्म देता है फार ईस्ट फॉरेस्ट में अपनी फौज भेजें और ज़ीशान को ढूंढें। मैं इस फोर्स को खुद लीड करूंगा। हम ज़ीशान को देखते हैं उस जख्मी हालत में जंगल में एक जगह छुपी हुई अपनी तलवार निकालता है। फिर हम डेमन क्लान की आर्मी को ज़ीशान को ढूंढता हुआ देखते हैं। ज़ीशान छुपकर ये सब देख रहा होता है। फिर हम उन सब गार्ड्स को मरा हुआ देखते हैं। ज़ीशान उनको पास से गुजरते हुए एक दरख्त के नीचे गिर जाता है। फिर एक तरफ से एक स्नेक आता है। इससे पहले कि वो ज़ीशान पर अटैक करता, ज़ीशान उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि एम्परर अपने रूम में मौजूद होता है। उसके पास तीनों प्रिंस भी होते हैं और उसका असिस्टेंट उन सब से कहता है कि मैं हैरान हूँ किस तरह ज़ीशान ने हमारा दिल जीता, हमारी आर्मी को ज्वाइन किया और हमारे लोगों में घुसकर कमांडर को कत्ल किया। उसे जरा भी खौफ नहीं आया। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़ीशान के बारे में उसके कबीले को बताएंगे तो वो लोग ज़ीशान को हीरो समझने लगेंगे, हमारे क्लान की इंसल्ट होगी। इसलिए कोई और प्लान बनाया जाए। उनकी कैद में मौजूद ज़ीशान के लोगों को रिहा करने का हुक्म देते हैं। दूसरी तरफ डेमन्स ज़ीशान को ढूंढ रहे होते हैं। अभी डेमन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर ज़ीशान उसे खत्म कर देता है। फिर एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। मजीद ऐसी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।